हाय दीदी, जॉब के साथ घर मैनेज करना टफ हो जाता है और विदाउट जॉब और अर्निंग अच्छा नहीं लगता। तो क्या सोल्यूशन निकालें। हस्बैंड बोलते हैं क्यों इतना लोड लेती हो, शांति से जियो, सब मोह माया है, ज़्यादा अर्न करके क्या करना। और रही बात बच्चों की, तो वो अपना खुद कर लेंगे। बच्चों को ज़्यादा फैसिलिटीज़ देने से वो बिगड़ जाते हैं। कम पैसों में जीने वाले बच्चे अच्छे इंसान बनते हैं। देखो, होता तो है ये चीज़, लेकिन ये सोच के हम नहीं रुक पाते। मतलब मैं भी, आपको देखो दिख रहा होगा, इतनी मेहनत कर रही हूँ। अगर मैं इससे आधी भी करूँ तो फाइनेंशियली तो हमारी गाड़ी चली जाएगी, बच्चे हमारे पल ही जाएंगे। ऐसा नहीं है कि हमारे खाने पीने की भी दिक्कत हो जाएगी अगर मैं इतनी मेहनत ना करूँ। लेकिन फिर भी नहीं मन करता। बात वहाँ आती है जस्टिफाई योर ब्लेसिंग्स, जिस पे उस चैनल का नाम है, जो अब शॉपिंग चैनल बन गया है, कि जो हमारी योग्यताएं हैं, जो हम कर सकते हैं, उनको भी ना करना, क्योंकि थोड़ा सा आराम मिल जाएगा, ज़्यादा थोड़ी सी मेहनत एक्स्ट्रा ना करनी पड़े। कहीं ना कहीं एक बोझ सा रहता है, और ये हर इंसान को नहीं रहता, लेकिन जिनको रहता है वो चैन से नहीं बैठते। एक जो एवेंजर पिक्चर थी, उसमें लास्ट में मैं उसका जो आयरन मैन था, वो जब सब कुछ छोड़ चुका था, सेकंड पार्ट एंड गेम की बात कर रही हूँ, तो उसमें जब वो सब कुछ छोड़ चुका है ना, तो उसको वो दिखता है कि वो टाइम ट्रैवल वाला बैंड बना सकता है। तो अपनी पत्नी से कहता है कि मैं चाहता हूँ कि मैं मतलब कहीं सो जाऊँ और चाबी दरिया में फेंक दूँ, लॉक करके सब कुछ। तो उसकी पत्नी उसको एक, मतलब उसको पता है कि उसके पति की जान पर रिस्क है, फिर भी वो उसे मीनिंगफुली देख के यही बोलती है कि तुम चाबी फेंक तो दोगे, सो भी जाओगे, पर क्या तुम्हें नींद आएगी। तो वो ही प्रॉब्लम है आपके या मेरे जैसी सोच वालों के, कि भाई भले हमें थोड़ी परेशानी हो रही है, थोड़ी क्या बहुत भी हो जाती है, कई बार बहुत ज़्यादा वर्कलोड हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, लेकिन हम चाह के भी उन चीज़ों को छोड़ के आंखें नहीं मूंद पाते, क्योंकि हमें करना है, किसी और के लिए नहीं, हमें खुद करना है। तो जिस दिन आप ये समझ जाओगी ना कि आप जॉब कर रही हो, ना आप बच्चों के लिए कर रही हो, ना पति के लिए कर रही हो, ना घर के लिए कर रही हो, आप अपने लिए कर रही हो, उस दिन ये थकान या जो कुछ भी होती है कि मैनेज करने में दिक्कत हो रहा है, कुछ और है, आप कंप्लेंट करना बिल्कुल बंद कर दोगे। क्योंकि ये कम्प्लीटली आपका डिसीज़न है, आपने चुनी है अपने लिए एक थोड़ी सी मुश्किल लाइफ, आप उसको जी रहे हो, और उसके बाद में जो भी रिवॉर्ड मिलेगा वो भी कम्प्लीटली आपका होगा। रही बात आपके हस्बैंड की, गलत वो भी नहीं है, क्योंकि उनको दिख रहा है कि हाँ भाई उनकी पत्नी थोड़ा सा ईजी गोइंग लाइफ जी लेगी, परेशान हो रही है, मैनेज नहीं कर पा रही है। लेकिन उसका एक तरीका वो भी हो सकता है ना कि वो अपना हेल्पिंग हैंड और बढ़ा दें थोड़ा सा, अभी जितनी हेल्प करते हैं थोड़ी और कर दें, या जिन चीज़ों को वो आसान कर सकते हैं आपके लिए वो कर दें, है ना। तो इस तरीके से भी वो हेल्प कर सकते हैं। लेकिन ये बात कहना, देखो अगर हर इंसान यही सोच ले ना, तो वो जिस लेवल पे उसे उसके माँ बाप ने पहुँचा दिया, बस वो उसी लेवल पे जिएगा और मर जाएगा, और शायद उससे भी नीचे चला जाए। अगर हमें अपने बच्चों को एक दर्जा ऊपर की लाइफ देनी है तो हमें मेहनत करनी पड़ेगी। अब ये कहना कि कम पैसों वाले बच्चे अच्छे निकलते हैं, ऐसा 100% तो नहीं होता। बात ये होती है पैसे हैं नहीं हैं, लेकिन बच्चे को चीज़ों की अहमियत अगर आप सिखा पाए तो आपके ज़्यादा पैसे बच्चे के कल को पढ़ाई में ज़रूरत पड़ेगी, कहीं पड़ेगी तो काम आएंगे ही ना। मुझे पता है ना कि मैं, मतलब मेरे बायोलॉजी में मेरे नंबर ज़्यादा आते थे और मैथ में कम, लेकिन अनपढ़ परिवार था, और कह दिया कि डॉक्टरी की जो पेपर होता है उसमें 1 लाख रुपए लगते हैं। बस ऐसे ही कहीं से, मतलब सुनी सुनाई बातें कहना, कोई ऑथेंटिक नहीं, वो नहीं था कुछ, लेकिन हाँ कि लगते हैं। CPMT हुआ करता था उस टाइम कि उसमें 1 लाख लगते हैं। मैंने अपने घर की स्थिति देखी कि कहाँ से लाएंगे 1 लाख। मैंने अपने घर में बात भी नहीं करी और मैंने बायो छोड़ दी और मैंने मैथ ले लिया। और जब मेरे पिताजी को पता लगा ना, अगले साल जब मैं 11th में आ गई, ऑलमोस्ट 11th भी पूरी होने वाली थी, तब उनके चेहरे पे मैंने पहली बार अपने जीवन में, पहली बार उनके चेहरे पे मैंने हताशा देखी थी। तो उन्होंने बोला था मुझसे कि गुड़िया एक बार बताती तो मैंने भी यही बोल दिया था। मैंने कहा कहाँ से होएगा पापा जी 1 लाख रुपए, क्योंकि मुझे पता था कुछ पिछले कुछ सालों में वो 1-1.25 लाख जोड़ने के लिए जो दुकानें लेते थे या जो भी कुछ अपने रोज़गार का करते थे, किन बुरी परिस्थितियों में हमारे घर का खर्चा चलता था। तो मेरी पढ़ाई के लिए 1 लाख कहाँ से ही आएगा, और भाई बहन भी है ना। तो मैंने उनसे बात ही नहीं करी, लेकिन उनके चेहरे पे पहली बार हताशा दिखी, क्योंकि कहीं ना कहीं उन्हें पता था कि मैं कह सही रही हूँ कि कहाँ से आता। तो वो चीज़ है, केवल एक यही स्पार्क है कि पैसों की वजह से कल को आपके बच्चों को किसी चीज़ के लिए हाथ खींचना पड़ जाए पढ़ाई में। मैं ये नहीं कह रही कि लग्जरी में पालो, ये करो वो करो, लेकिन कल को उनकी कोई काबिलियत है और उसके लिए कोई कोर्स है या कुछ है,
ना मैं अपनी बेटियों की शादी के बारे में सोचती कि इनकी शादी के लिए जोड़ना है, ना मैं इन्हें बहुत लग्जूरियस लाइफ दे रही कि हाँ जी बिल्कुल इन्हें सोने के चम्मच से खाना खिलाना मुझे। लेकिन एक है टारगेट कि जो दिन मेरी लाइफ में आया कि पढ़ाई की वजह से मुझे अपनी चीज़ें छोड़नी पड़ गई और मैं घर में डिस्कस तक नहीं करी, मेरी लड़कियों को ये कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि हाँ हमारे माँ बाप के पास इतने पैसे हैं कि हम जो कोर्स करना चाहेंगे वो कहीं ना कहीं से इंतज़ाम कर देंगे, उनकी इतनी है गुंजाइश। तो वो गुंजाइश बनानी है ना। अब मेरे सिर पे ना मैके वालों का हाथ है ना ससुराल वालों का हाथ है, अकेली कर रही हूँ, सब कुछ कर रही हूँ, तो वो चीज़ें वो हैं ना यार, आपको करनी पड़ेगी मेहनत। लेकिन बात ये है कि इसके लिए भी आप ग्रेटफुल रहोगे कि भगवान ने आपको मेहनत करने के मौके तो दिए। मेहनत एक मजदूर भी करता है, सुबह से रात तक करता है, क्या हाथ में आता है उसके, क्या लाइफ है उसकी, है ना। तो अगर आपको जॉब करने लायक बनाया है भगवान ने कि आप में इतनी बुद्धि दी है कि आप जॉब कर सको, केवल घर और जॉब अच्छे से मैनेज नहीं हो पा रहा, एक्स्ट्रा काम हो पा रहा है, अगर हम वहाँ से पीछे हट रहे हैं तो सोच के देखो ये गुण, इतनी काबिलियत भी हर एक के पास नहीं होती। तो अगर मेरे को तो यही लगता है कि अगर हमें काबिलियत दी है तो भैया इस शरीर की तरफ मत देखो कि हम थक गए या थोड़ा और आराम कर लें या कुछ कर लें। काम करो, अपनी क्वालिटीज़ को पूरी तरीके से यूज़ करो अपने लिए, अपने बच्चों की भलाई के लिए, और थोड़ा बढ़ाओ तो समाज की भलाई के लिए। जितना कर सकते हो उतना ज़रूर करो। भगवान ने आराम करने के लिए थोड़ी दी थी लाइफ, मुझे तो हमेशा यही लगता है। कितना ही कर लो आराम, कभी जी भरता है, लेकिन काम करोगे कितना ही कर लो काम वाले में, काम निपटेगा कभी नहीं। लेकिन जब आप जाओगे इस दुनिया से वो काम दिखाई देगा कि हाँ भाई ये 45 साल जी या 50 साल जी या 60 साल जी, इसने इन सालों में ये काम करा। और एक है आप नॉर्मल काम कर रहे हो तो कौन ही आपको याद रखेगा, या आपके बच्चे या परिवार, जब आप कुछ एक्स्ट्रा कर ही नहीं रहे। ये वाली चीज़ होती है। तो ये टॉपिक काफ़ी लंबा हो गया, लेकिन कहीं ना कहीं सार है ये जो रहता है ना। आप लोगों के हमेशा क्वेश्चन रहता है लिव लाइफ ईजी पे कि आप थकते नहीं, आप थकते नहीं, आप रुकते नहीं, आप क्या खाते हो, स्टैमिना कहाँ से आता है। भाई ये खाने की एनर्जी नहीं होती, ये अंदर से एक आग है जो जल रही है, जो आपको दौड़ा रही है। अब इसको अगर आप अंधे होकर दौड़ोगे कि आपको पता ही नहीं कि क्यों कर रहे हो, तो यही आपको ले डूबेगी। लेकिन अगर आप सजग होकर दौड़ोगे कि मैं एग्जैक्टली पता है पहले मैं अपने लिए कर रही हूँ, किसी और के लिए नहीं कर रही, फिर उसके बाद थोड़ा और बढ़ूँगी, मैं अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए कर रही हूँ कि यार उनको आगे थोड़ा अच्छा लाइफ दे पाऊँ, और थोड़ा आगे बढ़ूँगी तो फिर मैं समाज के लिए कुछ कर पाऊँ। यही है सीढ़ी लाइफ की सफलता की। पहला आदमी अपना सोचता है, फिर बच्चों का, परिवार का, फिर समाज का। तो करो मेहनत, पीछे मत हटो कि हाँ मैनेज नहीं हो पा रहा। तो खूब मेहनत करो, जितना कर सकती हो उतना करो। मेहनत करने से कभी कोई नहीं मरता, मरता आदमी हमेशा परेशान होकर खाली बैठने से। तो आज मैं बैठी हूँ 154वें एपिसोड के जवाब देने, लेकिन उसके व्यूज़ काफ़ी ज़्यादा थे तो उस पर कमेंट्स भी बहुत ज़्यादा हैं। हो सकता है आज पूरे ना हो, कोशिश पूरी करूँगी। फ़िलहाल फटाफट से आज का एपिसोड शुरू करते हैं। आओ बहन बातें करें। Hi Sunita ji, I am a single parent. My brother is helping in paying my daughter's medical college fee, which I will pay him back when my daughter will start earning. And this my brother knows. But उसने यह भी कह दिया था कि तुम पेरेंट्स के साथ रहकर उनकी देखभाल करोगी, बिकॉज ब्रदर भाभी फ़ॉरेन में रहते हैं और मेरी बेटी हॉस्टल में। आई एम अ सिंगल पेरेंट्स बात नहीं मानते मेरी। जैसे कि मॉम अकेले घूमने चली जाती हैं विदाउट मेड, वो एक बार बाहर गिर गई थी, उनके स्टिचेस भी लगे थे, फादर ने मुझे वहाँ से जाने के लिए कह दिया। मैंने ब्रो को ये बताया, ब्रदर टोल्ड कि पापा को समझाएगा। 10 दिन हो गए, ब्रो का कोई फ़ोन नहीं आया इस बारे में। क्या मुझे अपने आप ही पेरेंट्स के पास चले जाना चाहिए? जी, आपको जाके एक बार बात कर लेनी चाहिए, और एक बार आप अपने जाने से पहले अपने भाई को फ़ोन कर लो कि क्या रहा, और उसके बाद डिसाइड करना और फिर चले जाना वहाँ पर। क्योंकि जो एक तरीके से अनकही डील हुई है वो तो आपको फॉलो करनी ही है ना। और दूसरी चीज़ यही है, पेरेंट्स चले गए, उन्होंने कह दिया ठीक है, लेकिन अगर उनको एक व्यक्ति की ज़रूरत है अपने साथ कि रहे ही रहे तो कोई बात नहीं। अगर कह भी दिया तो आपको दोबारा भी चले ही जाना चाहिए। लेकिन यह है कि जाने से पहले एक बार अपने भाई से बात कर लोगे तो और ज़्यादा क्लैरिटी मिलेगी।
नीता जी, मेरा प्रश्न है कि 5 महीने पहले ननंद से फ़ोन पर लड़ाई हो गई। वो बोली कि तुम्हारे अंदर लाज होगा तो कॉल मत करना, प्रणाम मत करना, लेकिन छठ पूजा में घर आई थी तो मैं प्रणाम की। तो बोली मैं भी उसे भाभी के रूप में जो सेवा करना होता है, लेकिन सतर्क होकर छठ के बाद वो कॉल नहीं की। अब वो सास ससुर को भड़काती है, हमें कॉल नहीं करती। मेरे ससुर दबाव बना रहे हैं, जिस तरीके से बड़ी बहू यानी जेठानी सह जाती है तुम भी सह जाओगी तो क्या हो जाएगा, रिश्ता बना रहेगा। मेरी जेठानी डिप्लोमेटिक है, दरोगा है और मैं पीजीटी टीचर। मुझे क्या करना चाहिए? मुझे राजनीति आती नहीं, जब से मैं बात नहीं करती मेरा जीवन बहुत सुखी हो गया है, बहुत टॉक्सिक है, किस बात पर लड़ जाए कोई नहीं जानता। मेरे से बड़ी है, सास ससुर का कहना है बड़ी है, 2 बात सह लोगी तो क्या हो जाएगा। और मेरा है कि अगर गलती हुई तो माफ़ी भी मांग लूँगी, लेकिन गलत बात पर स्पष्ट बोलती हूँ। शादी को 2.5 साल हुए हैं पर बेबी नहीं है। देखो ये आपकी अपनी पर्सनैलिटी है ना। अगर जेठानी डिप्लोमेटिक है या गलत बात को भी वो सही करके अपने ऊपर ले लेती है, नहीं करती, पॉलिटिकली राइट रहना चाह रही है सास ससुर की नज़र में, तो ये उसका व्यक्तित्व है। अब आपका अगर ऐसा है कि नहीं गलत बात पे आप बोलोगी तो आप झुक जाओगी। फिर कुछ दिन बाद ऐसी कोई बात होगी, अगर सामने वाले को आदत ही है कोई ना कोई लकड़ी लेने की, है ना। तो अब मेरी सलाह तो ये है, जो आप ओरिजिनल हो उस पर रहो। समय के बीतते बीतते लोगों को आपके ओरिजिनल पर्सनैलिटी के साथ ही एडजस्ट करना आ जाता है। तो जो लोग एक्चुअल साथ होने होंगे वो हो जाएंगे, जो नहीं होने होंगे नहीं होंगे। लेकिन आपकी कहना वही है ना कि आप कह रहे हो ना ज़िंदगी सुखी हो गई, वो रहेगी सुखी आगे तक। लेकिन आज तुम किसी के लिए बदलने जाओगे, अपने उसूलों के खिलाफ जाओगे, या जो आपको बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है वो काम करोगे, 2 बार कर लोगे, 4 बार कर लोगे, लेकिन जिस दिन हट गए पीछे कि भाई अब नहीं हो पाएगा, उस दिन भी वही होना है जो आज हो रहा है। तो इसलिए ठीक है, आपकी गलती नहीं थी, उनकी गलती थी, आपने नहीं बोला। आप कहने दो, ससुर को प्रेशर बना रहे हैं, कहते हमसे ना हो पाएगा, बात ख़त्म। नेक्स्ट, दी मेरे हस्बैंड बहुत अच्छे हैं, मुझे बताओ मैं उनके साथ कैसे और ज़्यादा अच्छा बॉन्ड बनाऊं। हम दोनों गवर्नमेंट जॉब में हैं, मैं उनको क्या गिफ्ट दूं, कुछ टिप्स दो ना। देखो मुझे लगता है गिफ्ट्स वगैरह ना, मतलब पता नहीं सबकी ऐसी सोच है या नहीं है, लेकिन गिफ्ट्स वगैरह से कहीं ज़्यादा ज़रूरी होता है कि जब आप साथ हों तो आपको अच्छा फील हो, बस हल्का लाइट फील हो, सोचना ना पड़े कि मैं क्या कह रहा हूँ, क्या कर रही हूँ। वो रिलेशन बढ़िया होता है। गिफ्ट देना नहीं देना वो चीज़ें मतलब मैटर ही नहीं करती। एक लेवल जब आ जाता है रिलेशनशिप का, तो जो हमारी ज़रूरत है वो हम खुद ले आएंगे, उन्हें कह देंगे वो ले आएंगे। लेकिन किसी स्पेशल ओकेजन पे कुछ स्पेशल देना है, वो चीज़ें ना धीरे धीरे मैटर ही नहीं करती, ध्यान ही नहीं जाता उस तरफ। तो अगर आपको बॉन्ड अपना किसी के भी साथ, हस्बैंड के साथ नहीं, और स्ट्रॉन्ग करना है, तो मेन वो वही है कि अपनी ज़रूरतें जो आप हैं वो उनको अच्छे से बता दो, और उनसे भी अच्छे से जान लो कि उनकी आपसे अपेक्षाएं क्या हैं या उनको क्या चीज़ें अच्छी लगती हैं। एंड बस ये कोशिश करो कि चीज़ें क्लियर रखो, सिंपल रखो, और जब आप एक दूसरे के साथ हो ना तो आपको लाइट फील हो। आपको ये सोचना ना पड़े कि मैं कैसे बिहेव करूँ कि इसको और अच्छा लगेगा। जब तक आप अभी ये सोच रहे हो ना कि इसको क्या गिफ्ट दूँ, कैसे अच्छा बॉन्ड बनाऊँ, तो कहीं ना कहीं यानी कि अभी कसर है। एक फ्री आ जाएगा वो टर्म, बस आपको करना कुछ नहीं है। कुछ बातें उनको बुरी लगती होंगी, आपको पता हो जाएगा धीरे धीरे, अगर अभी नहीं पता है उनको अवॉइड करना है। और जो बातें उनको पसंद हैं थोड़ी सी उन्हें बढ़ा दो अगर बढ़ा सकते हो, लेकिन बस उतनी जितनी आपको भी अच्छी लगे। अपने आप को कुचल के दूसरे को खुश करने जाओगे, बॉन्ड कभी नहीं बनेगा। तो जिसमें आप भी खुश रहो वो भी खुश रहे, ऐसे काम करने, ठीक है ना। और अपनी बातें, सबसे बड़ी बात है बातें क्लियर रखो। आपको क्या फ़ील हो रहा है और उनको क्या फ़ील हो रहा है वो भी समझो। मुंह से उनसे बातें करवाओ कि हाँ बताएं वो खुद। हर कुछ ना एज्यूम नहीं करना चाहिए, अपने आप बॉन्ड बनता चला जाता है, फिर बहुत बढ़िया। नेक्स्ट, मैम बेली फैट कम करने की एक्सरसाइज बताना प्लीज़, लिव लाइफ एजी चैनल पर। मैंने बताई थी यार, वो एक्सरसाइज वाली वीडियो ना शूट करना बिल्कुल अलग प्रोसेस होता है। मैंने इसीलिए मैंने पर्टिकुलर एक वीडियो बनाई थी। आप चैनल पे वीडियोस में जाके स्क्रॉल करना, आपको मिल जाएगी। दी मैं वही हूँ जिसके ननंद का बेटा पढ़ने आया है। मैं जॉब में ही, 2 बच्चे हैं, पति सपोर्टिव नहीं है और शक्की भी हैं। पहले उनके भाई ही मेरे घर आए थे 6 मंथ के लिए, तो उन पर भी शक करने लग गए थे। अब ननंद ने बेटा भेज दिया क्योंकि उनकी कंडीशन सही नहीं है। रिश्तेदार कह रहे हैं इसे रख लो, तुम्हारे बच्चे का भला होगा। लड़के की उम्र 20 है। मुझे डर कर हस्बैंड फिर से शक करना करने लगे। काम तो बड़ा ही है, मैनेज करने में प्रॉब्लम हो रही है। हस्बैंड को अपनी बहन की प्रॉब्लम दिख रही है बट मेरी नहीं। मुझे नहीं समझ आ रहा कैसे मना करूं। मेरे हस्बैंड बहुत गुस्सा कर रहे हैं मुझ पर जब मैं उनसे इस डिसीजन को मना करती हूं।
वो गालियाँ निकालते हैं, कहते हैं तेरे इस कदम से अपने बच्चों का नुकसान कर लेगी, सबकी हाय लगेगी, सब बुद्दुआ देंगे कि हमने उनकी हेल्प नहीं की। हमारी भी इकोनॉमिक कंडीशन इतनी अच्छी नहीं है कि उसे कि रेंट के रूम पर रख दें, क्या करूँ। आप जो असली चीज़ है, आप 3 बार में तीनों अलग अलग रीज़न बताएं आपने उस लड़के के लिए, मेरे को याद है अच्छे से, है ना। अब ये वाला अगर असली रीज़न है कि भाई हस्बैंड शक करने लगेंगे, तो एग्जैक्टली बोलो कि रख रहे तो ये लेगा, कल को तुम इसके साथ भी मेरा नाम जोड़ने लगोगे। ये चीज़ आप पहले ही क्लियर कर दो, है ना। या फिर वही है कि बहुत ही ज़्यादा दिमाग से पैदल ही आदमी है, तो भाई बना दिया, बाकी तुम जानो, तुम्हारा भांजा जाने। सीधे बोल दो ना ये चीज़ स्टार्टिंग में ही कि रख तो रहे हो, 4 दिन बाद इसी के साथ नाम जुड़ने लगेगा, मेरे को ये भी प्रॉब्लम है। तो कर लो, गालियाँ आप भी निकाल रहे तब भी निकालेंगे, अपनी बात तो रखो। नेक्स्ट, मैम अपनी सास से बहुत परेशान रहती हूँ, उनको ना मेरा खाना ना मेरा पहनना कुछ भी अच्छा नहीं लगता। हस्बैंड वैसे तो अच्छे हैं पर उनको खुश रखने के लिए मुझसे लड़ाई कर लेते हैं। उनकी माँ मेरी हर टाइम किच किच करती रहती है। किसकी नहीं करती यार, सबकी सास करती हैं ऐसे ही, है ना। अब हमारा खाना पहनना अच्छा नहीं लगता, तो खाना पहनना अगर उन्हें अच्छा नहीं लग रहा तो क्या फ़र्क पड़ रहा है। आपका पहना वो उतार तो नहीं रही, आपका खाया हुआ छीन तो नहीं रही, तो आप उनको इग्नोर करो ना। एक आदमी को अगर आप सुधार सकते हो तो सुधारने की कोशिश करो, और अगर लाइलाज है तो फिर क्या करोगे, उसे अवॉइड ही करोगे ना। एक इंग्लिश में कहावत है, इफ़ देयर इज़ एनी सोल्यूशन देन फाइंड इट, एंड इफ़ देयर इज़ नो सोल्यूशन देन डोंट माइंड इट। तो ये जब मैंने पढ़ी ना, मुझे इतनी मतलब लगा कि सीधी सी बात है, लेकिन अब तक समझ क्यों नहीं आई थी। अगर कोई सोल्यूशन हो सकता है तो ढूंढो, और अगर कोई सोल्यूशन नहीं हो सकता तो फिर उसे छोड़ दो। जब कुछ हो ही नहीं सकता तो बाढ़ आ गई, अब आ गई, उसमें हम हाय हाय करेंगे, कुछ भी करेंगे, वो वापस चली जाएगी। तो आगे क्या करना वो देखेंगे, बचना कैसे है, ये वो तो वही चीज़ है। अवॉइड करो, उनका नहीं अच्छा लग रहा ना लगे, जो आपको अच्छा लग रहा आप खाओ पहनो। रही बात ये कि पति से लड़ाई हो जाती है, मैं हमेशा यही कहती हूँ, जो पति अपनी माँ के कहने पे आके लड़ते हैं, जब वो नॉर्मल रहे ना उनके साथ अपना टर्म इतने अच्छे रखो, और जब कई दिन तक लड़ाई नहीं हो, सब स्मूथ चल रहा हो, तब एक बार उनका ध्यान उस तरफ बड़े आराम से ले जाओ कि जी आपने नोट किया कि जब आप कभी वहाँ से आते हो तभी हमारी लड़ाई क्यों होती है, वैसे तो नहीं होती। तो धीरे धीरे समझ में आएगी, सबको आती है, क्योंकि घूम फिर के देखो लाइफ पति पत्नी की ही बचती है, एंड में कितना ही परिवार कर ले। बस ये है कि पतियों को देर में समझ में आती है चीज़ कि पत्नी उनके लिए इम्पोर्टेंट है। पत्नी सब कुछ छोड़ के पहले ही आई है, इसलिए उसके लिए इम्पोर्टेंट उसका पति ही होता है, लेकिन वो अपने परिवार में ही है ना, उसको समझ में देर में आती है, और कोई बात नहीं है। नेक्स्ट, मैम मैं अपने देवर, मेरी देवरानी को मेरा देवर फर्स्ट प्रायोरिटी पे रखते हैं, और वो ये भी सोचते हैं कि पूरा घर उसकी इज्जत करे, जैसे कि टाइम से खाना पूछना, ठंडे पानी से बर्तन ना धुले। बोलता है तुम लोग केयर नहीं कर सकती पर मुझे नहीं करना, ये सब आप बताएं प्लीज़, सास नंद करती हैं। तो भाई देवरानी को तुम क्यों करोगी, देवरानी कोई गोद लिया बच्चा थोड़ा ही है तुम्हारा। जो भी करना है सास और नंद कर रही है केयर, वेरी गुड, अपनी भी करवा लो उनके साथ। कहते ये भी बहू है तो मैं भी तो बहू हूँ, मेरे साथ भी ऐसी रहे करो। बाकी तुम्हारा तो करने का कोई मतलब ही नहीं है। वो अलग बात है, आपकी और देवरानी की बॉन्डिंग बहनों वाली हो गई हो, बढ़िया, लेकिन जबरन कोई मतलब ही नहीं है। नेक्स्ट, हाय दी, मेरे सर में दर्द रहता है, पति ने मुझे नहीं समझा है, ये मैंने पति को नहीं समझा, 2 बच्चे हैं और ज़िंदगी निकली जा रही है, काश आप मुझे शादी से पहले मिले होते। भैया अब समझा आप दोनों ने या नहीं समझा, लेकिन जो बिना समझे भी आपने 2 बच्चे पैदा किए हैं, अब उनके साथ आप खिलवाड़ नहीं कर सकती। जिनको आप दुनिया में लाए हो वो नहीं गए थे कि हमें पैदा करो। तो अब आपकी बॉन्डिंग जैसी भी बन रही है, कोशिश करते रहो, स्मूथ रहो, और अगर आपको लग रहा है आप उन्हें नहीं समझ पाई तो पहले आप ही कोशिश करो उन्हें समझने की। किन परिस्थितियों में खुश होते हैं, किन परिस्थितियों में उन्हें बुरा लग जाता है, किन परिस्थितियों में उन्हें डर लगता है, ऑब्ज़र्व करो धीरे धीरे। तो कहीं ना कहीं से तो शुरुआत करनी पड़ेगी। 2 बच्चे हैं, जोड़ो अपना परिवार। जब जागो तभी सवेरा कहते हैं ना, तो वही चीज़ है, जब जाग गए तभी समझ लो कि हाँ भाई अब मुझे अपना बॉन्ड स्ट्रॉन्ग करना है। तो अगर अब तक नहीं समझ पाए तो समझो, करो कोशिश, करो ऑब्ज़र्व उनकी पर्सनैलिटी को, बातें करो उनसे, जैसे अब तक करती आई थी उससे थोड़ा अलग करो। क्योंकि अगर कहते हैं ना रिज़ल्ट अगर बदलना है तो तरीका भी बदलना पड़ेगा। तो
कुछ अपने अंदर चेंज लाओ तो सामने की चीज़ें फिर बदलनी खुद भी शुरू होएंगी। नेक्स्ट, हाइदी, अगर सास ससुर ने ऐसी गलती की हो जिसे भूल पाना या उनको माफ़ कर पाना मुश्किल हो और ससुराल वाले और नंद उनको माफ़ करने और उनकी सेवा करने के लिए बोलें, साथ ही पति भी, तो क्या करें जबकि मायके वाले मेरे साथ हैं और मुझे पता है कि सास ससुर फिर गलत करेंगे। मैं सास ससुर के घर में अलग रहती हूँ, वे दोनों जेठ में रहते हैं। भैया अगर तुम्हारा मन नहीं मिल रहा किसी भी कीमत पे तो सीधे बोल दो भाई हमसे ना हो पाएगा, पति कह रहे हैं कर लो तो जाके तुम कर लो। माँ बाप तुम्हारे हैं, तुम्हारे मन से कलुष धुल गया होगा, हमारे मन में नहीं है अभी उनके लिए उतनी जगह कि हम करें। तो सिंपल एक ही डायलॉग है कि भाई हमसे ना हो पाएगा। नेक्स्ट, मैम प्लीज़ टाइम निकाल कर लाइव आइए ना हम लोगों से डायरेक्ट बात करने। एक बार लाइव आई थी यार, मेरे को तो समझ में आया नहीं, इतनी जल्दी जल्दी कमेंट जाए जा रहे थे, जवाब दे रही थी। 1 घंटा शायद मैं लगभग लगी रही और अहोई अष्टमी का दिन था उस दिन, जिस दिन 100K के बाद मैंने वादा किया था, लेकिन मुझे लगा नहीं कि मैं तब भी इंटरेक्ट कुछ खास कर पाई, इसीलिए फिर मेरा मन ही नहीं किया दोबारा आने का। ये हुआ था। नेक्स्ट, मैम आपका जवाब सुनकर मुझे थोड़ी राहत तो मिली है कि मैं अपने पैसे से ही फ्यूचर प्लान करूं, लेकिन मुझे ये पूछना है कि जब ससुर बीमार थे, हॉस्पिटल में एडमिट थे, तब उनका सब कुछ मैंने और मेरे पति ने किया। अभी मेरे ससुर जी को पैरालिसिस का अटैक आया, तब से उन्हें हर रोज़ नहाने का काम भी मेरे पति ही कराते हैं। ससुर जी को हॉस्पिटल में एडमिट कराया था, तब मेरी नंद उन्हें देखने तक हॉस्पिटल नहीं आई, केवल कॉल करके पूछा कैसी है तबीयत, ICU में एडमिट थे तब भी। अब मुझे लग रहा है कि मैं केवल इन दोनों की सेवा ही करती रह जाऊंगी। जब कुछ देने की बात आती है तो सासू माँ को सिर्फ बेटी याद आती है। क्या मैं गलत सोच रही हूँ? इस बात में मैं थोड़ी परेशान हूँ, कुछ गाइड कीजिए। मुझे सासू माँ का बेटी खाना अभी भी फेक लगता है, उनसे ज़्यादा बात करने का भी मन नहीं करता, मैं क्या करूँ समझ में नहीं आ रहा। देखो, अगर पहले इस बीमारी वाले झटके से पहले आपके सास ससुर ने ऐसा करा है कि सेवा आप कर रही हैं, जैसे कर रही हैं, काफ़ी कुछ आप कर रही हैं, और उसके बाद भी देने के नाम पर उन्होंने अपनी लड़की को ही दिया हो, छोटे मोटे आइटम की बात नहीं कर रही, कुछ बड़ा, तो यानी कि उनकी टेंडेंसी है कि आपको वो सेवा के लिए यूज़ करेंगे, लेकिन प्रायोरिटी उनकी लड़की रहेगी। ठीक है, तो ऐसे आदमियों के साथ आप अपना, अगर उनकी सेवा कर रहे हो तो आप ये सोच के करो कि आप भगवान के दान पात्र में दान डाल रहे हो, ये उनको अर्पण है। बस आप उनकी सेवा छोड़ दो कंप्लीटली ओके, आप उनकी सेवा कर लो कंप्लीटली ओके, तो आप अपने मन की सुनो कि क्या है। क्योंकि मैं हमेशा कहती हूँ, देखो अगर हम सेवा कर रहे हैं और बदले में हम ये रख रहे हैं कि भाई सेवा मैंने करी तो पैसे मिलेंगे, तो फिर वो सेवा क्या हुई, है ना। तो अगर आपके हिस्से में सेवा आई, आप कर दो उसका फल। अगर ये नहीं देंगे, इनके दिमाग में पत्थर पड़े हुए हैं, भगवान देगा, कई गुना ज़्यादा देगा, आप करके देखना। जो लोग अपने सास ससुर का माल छोड़ के और अपना खुद अपना करते हैं ना कि मेरी अपनी मेहनत से जितना होगा कर लूँगा और बाकी इनका मुझसे जो बन पड़ेगा वो भी मैं कर दूँगा, भगवान खुद उनको एक्स्ट्रा देते हैं। आप कोई भी परिवार उठा के देख लो, कोई भी, अपनी मेहनत में कमी नहीं होनी चाहिए। बाकी दूसरे के पैसे पे नियत रखो मत, दे, माँ बाप हैं या सास ससुर हैं, दें ठीक है, नहीं दें ठीक है, हमारे हिस्से में जो आया हमने वो कर दिया बस, है ना। तो इस तरीके से अगर चलोगे ना, भगवान बहुत देगा, इतना देगा कि जितना तुम्हें वहाँ से भी नहीं मिलता, हमेशा देखा है मैंने। तो ये चीज़ मैं हमेशा मानती भी हूँ और अप्लाई भी कर रही हूँ अपनी लाइफ में जो बात है। देखो, नमस्ते मैम, एक बात बताओ, मैं जॉब करना चाहती हूँ पर मेरे हस्बैंड नहीं चाहते, पैसों की ज़्यादा दिक्कत नहीं है, पर मैं चाहती हूँ कि मैं भी जॉब करके कुछ पैसे कमाऊँ, पर मेरे हस्बैंड बिल्कुल नहीं चाहते कि मैं बाहर जाकर काम करूँ। तो मुझे बताओ कि मुझे हस्बैंड के ख़िलाफ़ जाकर जॉब करनी चाहिए, प्लीज़ आंसर मैम। देखो, अगर काबिलियत है तो ज़रूर करो, हस्बैंड को कोई हक नहीं बनता किसी की योग्यताओं को दबा के अपने हिसाब से उसकी लाइफ को डिसाइड करने का, बस। तो मुझे लगता है कि अगर आप में है काबिलियत, ये नहीं कि आपको अभी कुछ एक्सपीरियंस नहीं है, कुछ नहीं है, बस आप चाहती हो, है ना, और फिर आप धक्के खा रही हो, मिल नहीं रहा काम, या फिर ऐसा कोई काम कर रही हो जो आपके हस्बैंड के रेपुटेशन के हिसाब से उन्हें लग रहा है बहुत लो है, तो क्लैशेस ज़्यादा होंगे। लेकिन अगर आप में टैलेंट है और आप काम करना चाह रहे हो कि हाँ आप निकलोगे, आपको मिल जाएगी फटाफट जॉब, या शादी से पहले करते थे, ज़रूर करो, कोई मतलब नहीं बनता ये कहने का कि नहीं करेगी। नेक्स्ट, नमस्ते मैम, मेरी शादी को 5 साल हो गए, हमने अच्छा खासा ट्रीटमेंट भी ले लिया, 3-4 डॉक्टर भी चेंज कर लिए, कोई मेजर प्रॉब्लम नहीं।
अब मेडिसिन लेने का मन नहीं करता, प्लीज़ मैम आप सजेस्ट करें कि क्या अभी भी मुझे ट्रीटमेंट लेना चाहिए। ब्रेक ले सकती हो भाई, क्योंकि हिम्मत जवाब दे जाती है। जितना मुझे समझ में आ रहा है इनफर्टिलिटी की बात हो रही है, तो आप ब्रेक ले लो 6 महीने का, मत करो कोई दवाई कुछ, वेट कर लो, है ना। थक जाता है शरीर भी और मन भी, तो रुक जाओ। नेक्स्ट, हेलो जी, किसी काम को कंटिन्यू कैसे करें? जैसे नाइट रूटीन, फेस वॉश है, नहीं हो पाया, जिस दिन आपके ब्लॉग में वो देख लूँ उस दिन जोश आ जाता है, कुछ दिन रहता है फिर मिस हो जाता है। एंटी विंटर में वैसे ही ऐसे और काम हैं जो कंटिन्यू नहीं हो पाते, क्या करूँ? सजेस्ट मी प्लीज़। देखो कंटिन्यूएशन के लिए ना, वही जो मैंने अभी शुरू में बात कही, अंदर से स्पार्क होना ज़रूरी है। कुछ हो जो आपको पुश करता रहे तो आप कर लोगे ये सारे काम। अब मान लो चेहरे का है, ठीक है, मैं इतना रेगुलर कैसे कर लेती हूँ? अगर मैं ठंड मान जाऊँ, किसी दिन मैं थक गई, कुछ हो गया, मैंने रात को मुंह नहीं धोया और मैं ऐसे सो गई, ठीक, पहले तो नींद आने में ही समझ लो मैं बिल्कुल ही गिरने को हो रही होंगी तो आ जाएगी। अदरवाइज़ एक आदत हो गई है ना कि स्किन पर ठीक से क्लीन करके फिर ग्लिसरीन लगाना, वो तो वो चीज़ है कि नाइट क्रीम लग गई तो आएगी नहीं नींद, पहली चीज़ तो अच्छे से नहीं आएगी। और दूसरी चीज़ जो है, अगर मान लो नींद आ गई, मैं सो गई, तो मेरे अगले ही दिन, नहीं तो 2 दिन अगर मैंने लगातार ऐसा कर दिया, तो मेरे फेस पे दाने होने शुरू हो जाते हैं फॉर श्योर। और जैसे ही वो दाना दिखता है, अगर 2 दिन नहीं करा किसी वजह से, ऐसे ऐसा होता ही नहीं, क्योंकि बहुत ही मतलब वही चीज़ है ना, जब भी छोड़ा है इतने सालों में, जब भी मुझे लगा कि यार ठंड हो रही है या मैं बहुत थक गई हूँ या कुछ है, जब भी छोड़ा है ना, तो 2 दिन, कई बार तो एक ही दिन अगर मिस हो गया मुंह धोना और मैं ऐसे ही सो गई, और ये कभी भी आलस से नहीं होता, उस दिन इतना थक गए हैं कि मैं ऐसे बेड पे काम कर रही हूँ और मैं करते करते ही सो गई, इस तरीके से कभी गड़बड़ हुई है, तो अगले दिन ही दाने दिखने लगते हैं। तो वो अपने आप मोटिवेशन आता है कि भाई अगर मैं 1:30 बजे भी काम करके निपट रही हूँ ना, जैसे अभी मैं वीडियो शूट कर रही हूँ, इतना लेट हो जाएगा इसको करते करते, 12:30 1 भी बजेगा, तो मैं तब भी मुँह धो के तभी प्रॉपर वो नाइट का रिचुअल करके ही सोऊंगी। इंस्टेंट गीज़र लगवा लो, ठंड में है भाई पानी गर्म चाहिए, या फिर गीज़र में पानी गर्म रहता है उतना वो निकाल लो, मत धो ठंडे पानी से, गुनगुने पानी से धो लो, क्लींजर से धो लो, कि क्लींजर से पहले क्लीन कर लो, उसके बाद फिर खाली पानी ही डालना रह जाए। तरीके हर चीज़ के हैं, लेकिन जिस भी काम को करना है तो करना है, उसमें कोई और हमें मोटिवेट नहीं कर सकता। आपके पास जितना स्ट्रॉन्ग कारण होगा ना उस काम को करने का, आप उतना ही कंटिन्यू कर लोगे। तो ये तो मुंह धोने की बात हुई, और भी काम है। अभी कई बार एक क्वेश्चन आता है, मुझे उनकी आईडी भी याद हो गई, कि यूट्यूब में कंटिन्यूटी नहीं बन पाती। भैया जब आपको अपना चैनल दिखेगा कि मेरा चैनल का ग्राफ नीचे जा रहा है ऊपर जा रहा है, तो आप अपने आप निकालोगे टाइम और एनर्जी, है ना। कमेंट आ रहे हैं कि आप कहाँ हो दीदी, ये वो। अब मान लो जिनका चैनल इतना ग्रो नहीं हुआ, ग्राफ तो उनका भी दिखता है ना, कि आपने इतने दिन में वीडियो अपलोड करी नहीं करी, ऐसे ऐसे करके चलता है, तो वो बुरा लगता है देख के ना, कि आपने इतने दिन वीडियो ही नहीं अपलोड करी, तो जो पिछली मेहनत है वो भी ज़ीरो हो जाएगी। तो अपने आप लगता है कि चलो लंबी ना सही थोड़ी छोटी डाल दें। तो मोटिवेशन कहीं बाहर नहीं है, आपके अंदर ही है। जितना उस काम को करने के लिए आपके पास क्यों स्ट्रांग होगा, मैंने एक शॉर्ट भी बनाया था कि क्यों जितना स्ट्रांग होता है कैसे उतना ही आसान हो जाता है। तो जो जो काम आपको रेगुलर करने हैं ना, एक बार तसल्ली से बैठ के सोचो वो क्यों करने हैं, और उन क्यों को एक जगह लिख लो, और जिस दिन आलस आया करे ना उन्हें पढ़ लिया करो। हाँ, मुझे बिल्कुल नहीं पसंद करती, क्योंकि मैं लड़की हूँ, हम 2 बहन 1 भाई हैं। मेरी मम्मी मुझसे नफ़रत करती हैं और हमेशा मुझे गंदी गंदी गाली देती रहती हैं। मैं घर का सारा काम करती हूँ, खाली कुकिंग नहीं करती। मेरी मम्मी कहती हैं मोहल्ले की सारी लड़कियाँ भाग गई हैं, डायन तू भी भाग जा, कब तक हमारी छाती पर बैठेगी। अभी मैं एमए कर रही हूँ। देखो मेरे को लगता है जब बचपन से माँ ऐसी बातें बोलती है ना, तो कहीं ना कहीं हमें आदत हो जाती है। वो ट्रीटमेंट जो भी हमारी माँ देती है, अच्छा बुरा, थोड़ा रूड या बहुत पैम्परिंग, जो कुछ भी हमारी माँ हमको जैसा ट्रीटमेंट देती है, हमको वो लेने की आदत हो जाती है। एक टाइम के बाद हम पे वो चीज़ें उतना असर नहीं करती कि अरे ये क्या हो गया। अगर आपकी वो मम्मी ऐसे बोलती हैं ना, वो शुरू से ऐसे बोलती होंगी, तो भाई थोड़ा सा तो मोटी चमड़ी आपकी हो गई होगी सुन सुन के, ठीक है।
अब भाग जा ये वो, आपको नहीं भागना है, आप पढ़ रही हो, आप पढ़ो। ऐसे केसेस में मैं हमेशा एक चीज़ बोलती हूँ, आज भी बोलूँगी, लड़कियों के पास भले बहुत सारी चीज़ों में उनके साथ परेशानी है, लेकिन लड़कियों के पास एक प्रिविलेज भी है कि उनको शादी के बाद एक मौका मिलता है उनकी लाइफ पूरी तरीके से स्विच करने का, है ना। घर परिवार, आपका रहन सहन, आपका आर्थिक स्तर, आपका शहर, कई बार आपका देश तक, सब कुछ बदल जाता है शादी के बाद। तो एक चेंज आता है, लड़कों की लाइफ में ऐसा कोई चेंज नहीं आता, है ना। तो बिल्कुल नए रिश्ते मिलेंगे, सब कुछ है, तो ज़रूरी नहीं है ये वाली जर्नी आपकी, आप एमए कर रहे हो, करो, जॉब लो, कोशिश करो जॉब मिले कहीं ना कहीं, अपने ऊपर काम करो, इतने काबिल बनो कि जब आप शादी करने चलो तो अच्छे से अच्छे घर में, अच्छे से अच्छा रिश्ते में आपकी शादी हो, है ना। इस टाइम जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है ना, वो अपनी माँ की बातें सुनना नहीं है, अपनी पर्सनैलिटी पे इतना काम करो ताकि जब शादी की बात आए, कुछ होए, तो एक अच्छे लड़का, एक अच्छे घर का, परिवार का कुछ संबंध आपके लिए आए या मिले, तो वो देखें कि भाई लड़की में है ये चीज़, ठीक है। छोड़ दो उन्हें उनके हाल पे। और जब आपका शादी का टाइम आएगा, कहीं ना कहीं लव मैरिज अरेंज मैरिज जो होनी होगी वो हो ही जाएगी, लेकिन उससे पहले अपने ऊपर काम करो। बिल्कुल अर्जुन की तरह लक्ष्य अपना ठान लो कि भाई मेरे को अपनी पर्सनैलिटी पे काम करना है, मुझे अपने लुक्स बहुत सुंदर करने हैं, मुझे अपनी पढ़ाई में ब्रिलियंस दिखानी है, मुझे जॉब ढूंढनी है, मुझे स्किल्स सीखनी है ना। इन पे काम करो, उनकी बातें सुननी बंद कर दो। और जो लड़कियां भाग गई हैं, कुछ कर रही हैं, 2 4 6 साल में पता लग जाएगा वो कहाँ स्टैंड कर रही हैं और आप कहाँ, है ना। तो मुश्किल है, देखो मैं समझ रही हूँ कि उस घर में आप रह रहे हो, आपके माँ आपको तब बुरा बुरा बोल रही है, रोटी तक हलक से नहीं उतरती होगी, लेकिन यू डोंट हैव एनी ऑप्शन। तो आपको यही है कि भाई काबिल बनो और निकलो फिर इस घर से। अगर बिना शादी के भी कहीं जॉब वगैरह लग जाती है, बाहर की जॉब पकड़ लो, जाओ फिर यहाँ से। नेक्स्ट, दीदी आपको आपका क्या ही फ़र्क पड़ रहा है, मज़ेदार है, मज़ा आता है उसे करने में। बिल्कुल सही, ये ब्रह्म वाक्य है कि क्या ही फ़र्क पड़ जाएगा। बहुत लंबे लंबे क्वेश्चन आ रहे हैं अब। नेक्स्ट, मैम प्लीज़ एक बात का सोल्यूशन दो, मेरे टॉक्सिक और लड़ाकू हस्बैंड का मैं क्या करूं। रोज़ नई नई फरमाइशें करते हैं, जैसे ब्रेकफास्ट रेडी होने के बाद बोलेंगे अब पराठा बना दो, खुद ही कुछ बनाने को बोलेंगे, फिर नेक्स्ट चीज़ बनाने को। मैं जॉब करती हूँ, टायर्ड हो चुकी हूँ, कपड़े हाथ से धो के दो, ब्रश से नहीं रगड़ो, एक एक चीज़ जैसे वो बोलेंगे आज गोभी का पराठा, अब क्या कितना डालना है, वो भी जितना वो बोलें, रात को नहीं बताएंगे, सुबह भी नहीं, जब मैं सब काम करके फ्री हो जाऊँगी तब। फिर लंच का मेन्यू भी देंगे, जॉब जाने से पहले 50 चीज़ें बता देंगे, नहीं होने पर गुस्सा भी करेंगे। उनको दिखाओ मिसेस मूवीज़, ठीक है, और बोलो कि उसकी पत्नी छोड़ के चली गई थी, इतना खून ना पियो कि यही मुझे भी करना पड़े, ठीक है। और ये बहुत ज़्यादा लग रहा है, नहीं बोल पाते, सपोज़ करो गोभी का पराठा बनाओ, आप बना चुकी हैं, मान लीजिए आलू का सादा नाश्ता बन चुका, सीधे यही तो बोलना है, इतना डालो उतना डालो, परात आगे खिसका दो, डालो बनाओ, मैं जा रही हूँ तैयार होने। जो भाई सास हो या पति हो या कोई और भी हो, मम्मी हो जेठानी हो, अगर वो हर चीज़ में मेरे टुन 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 लगे पड़े, ये डालो इतना डालो उतना डालो, अबे इतना बता रहा है इतना खुद ही डाल ले, सीधी बात। क्यों दिमाग चाट रहा है मेरा भी और अपना भी, 2 जने एक ही काम में एनर्जी डाल रहे हैं तो खुद कर ले, मैं जाऊँ तैयार होने अपना मस्त। जो एक आध बार पकड़ाओ तो सही जवाब, आप सुनती जा रही हो, वो देता जा रहा है ऑर्डर, उल्टा करो। रही बात क्या गालियाँ देते हैं, चलो कुछ बिगड़ रहा है तब भी तो गालियाँ ही पड़ रही हैं, तो कम से कम गाली के साथ हम आराम तो ले लें, बेकार चक्करों में पड़ रही हो। और कितने हद तक मिसेस मूवी देखी है पहले, आपने देखी है? अगर पहले नहीं देखी, पहले खुद देखो, साथ में देखना, मज़ा आ जाएगा देख के आपके पति को कि अच्छा ऐसा भी हो सकता है। पता नहीं किस ज़माने के पति हैं भाई और किस ज़माने की पत्नियां हैं जो ऐसों को झेल रही हैं। कौन झेलता है, क्यों झेलना है? वही पिछले एपिसोड वाली बात की, बेड़ियां खुद अपने हाथ गले में डाली हुई हैं हमने,
जब चाहें उतार के रख सकते हैं, लेकिन हमें उतारनी नहीं, क्योंकि हमें बनना आदर्श पत्नी। नेक्स्ट दी मैंने ऐसी एपिसोड एक और में कमेंट किया, सॉरी वो लंबा है पर आप रीड ज़रूर करना। मेरी एनिवर्सरी है, मैं इतना लो फील कर रही हूँ, हमेशा ये होता है। फर्स्ट एनिवर्सरी पर सास एडमिट थी तो हॉस्पिटल में थे हम दोनों, फिर तो हर साल वही एडमिट हैं। पति बाहर रहते हैं, मुझे उनकी सेवा में सास बहुत टॉक्सिक थी, ताने मारती थी, मैं रोती दुखी होती हूँ, पर हस्बैंड कहते करना तो पड़ेगा। मेंटली बहुत डिस्टर्ब रही। फिर बेटी मेरे साथ रही हॉस्पिटल में 6 मंथ। अब हस्बैंड ठीक हैं, पर मेरा मन दुखी हो जाता है। वो कल की प्लानिंग कर रहे हैं, मन खुश नहीं है। उनको भी दुख नहीं करना, क्योंकि क्या करूं, मैं जब उन्हें समझाना था तब नहीं समझे। 18 साल की थी मैं उस टाइम, शादी होते ही सब काम बहू पर, सेवा बहू पर। फिर मेंटली टॉर्चर, जो मन रूपी पेड़ मुरझा गया, उसको कैसे वापस हरा भरा करूं। देखो ये जो होता है ना कि एक बार टूट गया, आप कैसे जुड़ेगा। देखो पूरा नहीं जुड़ता, लेकिन फेविक्विक लगा के वो ऐसे तो हो ही जाता है, समझे। एक कंडीशन सोच के देखना, अगर काम करेगी। मान लो जो आपको 18 साल में चाहिए था, ठीक है, वो नहीं मिला, मैं मान रही हूँ, क्योंकि मेरे भी डायलॉग होते थे, नहीं मुझे जो चीज़ जब चाहिए तब चाहिए। बाद में मेरी तो क्या मिली, फिर मैं बिदक जाती थी और मैं लड़ती थी, और लड़ने की भी हिम्मत नहीं थी, मुंह बना लेती थी, रोती थी, पिटती थी। भले वो बाद में चीज़ मिल रही है, नहीं चाहिए। अब मुझे समझ में आता वो कोरी बेवकूफ़ी थी भाई। 18 साल की उम्र में मान लो नहीं मिली, ठीक है, लेकिन पति अभी भी है, पत्नी आप उसकी अभी भी हो, बुढ़े अभी हुए नहीं हो, है ना। तो अगर आदमी की भाई बदली है अब स्थिति, तो जो अब मिल रहा है उसको तो एंजॉय करो। अभी ये आपको हो गया, फीलिंग हो गई। अभी इसका देखो, मान लो कोई गरीब आदमी है, ठीक है, अब उसको नहीं मिल रही चीज़ें लग्जरी वाली, वो परेशान है, ये वो, फिर वो बड़ा हो गया, चीज़ें बदली, उसको सेम काम करने पे अब ज़्यादा तनख्वाह मिल रही है या कुछ मिल रही है, अब उसके पास पैसे हैं, ठीक है, तो वो अब क्या कह रहा है, नहीं मैं तो अभी भी ढंग का खाना नहीं खाऊंगा, मुझे तब तो मिला नहीं, या मैं तो अब भी अच्छे कपड़े नहीं पहनूंगा, मुझे तब तो मिले नहीं, या मैं तो अब भी इसी झोपड़ी में रहूँगा क्योंकि तब तो मुझे मिले नहीं रहने के लिए, अब मैं क्यों लूँ, मैं तो नहीं यूज़ करूँगा इन पैसों को। गुस्सा आ रहा होगा ना अब सुन के ये बातें कि ऐसे कौन करता है। तो जब हम पैसों के लिए ऐसा सोच सकते हैं, तो फीलिंग्स भी तो ऐसी हैं यार। मान लो तब मिलना था, अच्छा लगता, मज़ा आता, नहीं मिला, लेकिन अगर बाद में मिल रहा है तो कम से कम तब तो एंजॉय करो। मतलब मेरे को अपनी बेवकूफ़ियाँ याद आ गई आपके सुन के, इसीलिए मैं तब बोल रही हूँ इस बात पे कि मुझे भी शादी की शुरुआत में, नहीं ये टाइम लौट के नहीं आएगा एंड ऑल दैट, ये वो जो मैं कहती हूँ ना, हमारी लड़ाइयाँ ही होती रहती थी, मेरी और मेरे हस्बैंड की इतनी ज़्यादा लड़ाइयाँ होती रहती थी हर टाइम पे। वो राड़ी की जड़ यही तो रहती थी कि मतलब हमें चाहिए, मैं फैंटेसी में हूँ कि भाई मेरी नई नई शादी हुई है, रोमांस हो, ये हो वो हो, हम घूमने जाएं। अब मेरे हस्बैंड का नया नया काम था, वो बेचारे वर्कलोड में दबे हुए। आप समझ में आता है उनकी स्थिति कितनी ख़राब थी उस टाइम पे, ठीक है। ऊपर से हमारी बॉन्डिंग नहीं, अरेंज मैरिज है, मैं अलग चल रही हूँ, वो अलग चल रहे हैं, तो बॉन्ड बनाने की ना मेरी तरफ से कोई कोशिश हो रही है ना उनकी तरफ से। घर वाले अलग परेशान है कि भाई ये लड़े मरे जा रहे हैं, ठीक है। अब हमारा क्या है कि जी हमारे तो शादी के शुरू के साल निकल गए, हम तो ऐसे ही हो गए, रही सही कसर, इनफर्टिलिटी आ गई। अब हमारा तो दिल टूट गया, वो जो आप कह रहे हो मन रूपी पेड़ मुरझा गया, हमारा तो कट ही गया था, ठीक है। तो खुद को भी काटने की वही वाली बात तो आई कि मरने के ख्याल आते थे, हम उस स्टेज तक पहुंच गए। अब लेकिन चीज़ें बदली ना बाद में, और जब बदलनी शुरू हुई कि जिस दिन से उनसे एक्सपेक्टेशन रखनी, ये वो, दूसरे से ही खुशी मिलेगी, वो ही मेरे लिए करेंगे जब मैं कर पाऊंगी, जिस दिन से ये चीज़ें लगा कि इसमें क्या ही लॉजिक है। अरे अपनी खुशी के लिए आप कुछ काम खुद भी तो कर सकते हो, वो करने शुरू कर दिए, धीरे धीरे वो भी बदल गए, सिचुएशन ही बदल गई, मतलब लाइफ में चीज़ें ही बदलनी शुरू हो गई ना, जिन जिन चीज़ों की कमी थी पहले, लेकिन मैं बदली, उसके बाद चीज़ें बदली। तो ये होता है। तो जब आप उस टाइम पे आपको जो चाहिए था नहीं मिला, दैट्स ओके, ठीक है ना, हो गया, चलो वो टाइम चला गया, टाइम वापस नहीं आता एंड ऑल दैट। लेकिन फीलिंग्स भाई, अगर इस टाइम पे एनिवर्सरी मन रही है, या वो अब आपके साथ थोड़ा टाइम स्पेंड कर रहे हैं, या फिर जो भी है, अगर वो तैयारी कर रहे हैं, इसका मतलब वो चीज़ें करना चाह रहे हैं ना, ठीक, तो आप भाई बिल्कुल ऐसे नहीं कि मैं तो एकदम मन से मिल जाऊंगी, लेकिन एटलीस्ट एक पॉजिटिव अप्रोच के साथ अटेंड तो करो।
अपनी तरफ से आप भी कोशिश करो चीज़ों को सही करने की, वो भी करेंगे और देखना फिर साल 6 महीने लगेंगे वापस, फिर इतना प्यार हो जाएगा आप में, सब भूल जाओगे कि शुरुआती सालों में क्या हुआ था। बिल्कुल। अब हमें सब देख के ये तो कहते हैं कि लव मैरिज है ये वो, जैसा प्यार मुझे सपनों में चाहिए था कि ऐसे वैसे ये वो, मेरे वाइल्डेस्ट ड्रीम में भी जैसा प्यार था ना उससे ज़्यादा मिला लाइफ में फिर। तो ठीक है, शुरुआत में अगर कोई चीज़ नहीं मिल रही, हो सकता है कुछ और बेटर होने वाला हो, तो इतना वो मत करो कि मुझे तब नहीं मिला तो मेरा मन रूपी पेड़ मुरझा गया और अब मैं कैसे करूं। कोई बात नहीं, पानी दो दोबारा हरा हो जाएगा। नेक्स्ट, मैं मुंबई में जॉब करती हूँ, जॉब अच्छी है, हस्बैंड ने एक लड़की को बहुत पैसे दिए, मेरे ऊपर लोन भी चढ़ा है। इस मैटर पर ससुराल वालों जेठ जेठानी ने मुझे बहुत सपोर्ट किया। वो हमारे पैतृक आवास को रिपेयर करवाना चाहते हैं क्योंकि जेठ जी का वर्क फ्रॉम होम चल रहा है, इसलिए वो अभी घर पर ही हैं। वो बोल रहे हैं हमें भी कंट्रीब्यूट करना है। मेरा मन नहीं है, लेकिन फिर लगता है कि पैतृक आवास है, कल को मेरे बेटे के लिए एक पैतृक आवास होगा, क्या करूं मैं। इमोशनली देख लूं तो उस घर में सास के ताने ही याद आते हैं, लेकिन प्रैक्टिकल होकर सोचूं तो लगता है छोड़ना नहीं चाहिए। क्या करना चाहिए मुझे, क्या मेरा कंट्रीब्यूशन करूँ वहाँ? अगर देखो इतने पैसे हैं आपके पास के कर सकते हो तो कर दो। नेक्स्ट, मैम मैं अपने हस्बैंड से बहुत परेशान हूँ। हमारी शादी को 10 साल हो गए हैं, चुप चुप रहते हैं, जितना काम है उतना भी नहीं बोलते। मुझे खुद समझाना पड़ता है, समझना पड़ता है उनकी ज़रूरतों को। मैं कोई बात करना शुरू करती हूँ तो जवाब नहीं देते, छोटी सी बात पे गुस्सा हो जाते हैं, कुछ भी बोलने लगते हैं। अगर चुप रहूँ तो ठीक, वरना मेरे घर पे फ़ोन करके बोलते हैं अपनी लड़की को ले जाओ। उसके बाद महीनों बात नहीं करते, फिर अपना सेक्स पर्पज़ से बोलते हैं, अपनी फैमिली के सामने फिर से अकड़ दिखाते हैं। रूटीन लगातार चल रहा है। किसी फंक्शन में रिलेटिव के घर साथ नहीं जाते, बाकी सबको खर्चा दे देते हैं, मेरी बारी में टाल मटोल करने लगते हैं। जॉइंट फैमिली है, क्यों कोई मुझे कुछ भी बोले मारपीट करे तब भी कोई स्टैंड नहीं लेते, बस चुप रहते हैं। रिलेशन बोझ लगने लगा है, 4 साल का बेटा है, अलग भी नहीं हो सकती। हे भगवान, अब आपने एंड तो ख़त्म खुद ही कर दिया ना कि अलग नहीं हो सकती। यही चीज़ का फ़ायदा वो उठा रहे हैं। नहीं भी हो सकते तो धमकी तो दे ही सकते हो, ले जाओ अपनी बेटी को। यार क्या मन करता होगा फिर ऐसे रहने का, मतलब मेरा तो रिएक्शन सीधे ही आया कि अच्छा हम तेरे घर रह रहे हैं, ले रहते ही नहीं। फिर बात यही आती है ना, मतलब फिर ईगो पे बात आ जाती है ना यार। मेल ईगो ही थोड़ी होती है, फीमेल ईगो भी तो होती है कि एक के घर में रह रहे हैं, उसके बच्चे पैदा कर रहे हैं, उसके घर वालों की सेवा कर रहे हैं, रोटी धो कपड़े बर्तन सब कर रहे हैं वहाँ पे। एंड अगर हम सही से उनके अकॉर्डिंग अगर हमने बातें नहीं की तो भी यहाँ जी ले जाओ अपनी लड़की को वापस। अबे लड़की भेजी थी, नौकर भेजा था उन्होंने, वो भी गूंगा। कैसे ही मन करेगा फिर उस घर में रहने का या उस आदमी की शक्ल भी देखने का। बच्चे पैदा करना तो बाद की बात है उसके साथ। मेरे पास इस चीज़ का भाई हमेशा एक ही सोल्यूशन होता है, अगर कोई ये कहता है ले जाओ इसे तो मैं तो चली ही जाऊंगी। फिर मैं तो ना रुकूं ऐसे घर में कि घर में रह भी रहे हैं, खच्चरों की तरह काम भी कर रहे हैं, गुण एहसान कुछ है नहीं। ज़रा सा उनके अकॉर्डिंग बात नहीं हुई तो ले जाओ तो जाओ, फिर कर ले अपने आप ही जो कर रहा हो अपने घर का। कहीं से तो आदमी को सपोर्ट हो, पैसे से, वो भी इमोशनली वो नहीं, गाली गुप्तारी वो हो रही है, घर वालों पे वो नहीं सपोर्ट कर रहा, चल अकेले में कुछ भी कर रहा है वहाँ से। तो ऐसे आदमी का मतलब अचार ही डलेगा क्या, बेकार। भैया एक आध बार ना धमकी सी दे दो कि हाँ मैं जा ही रही हूँ। आपका जब एपिसोड पूरा होने लगता है, जब लगता है कोई अपना खास मिलने आया तब जा रहा है, एवरी टाइम फील दिस। आप मेरा जवाब जल्दी देना। मैंने किराने की दुकान की है, मुझे स्टिचिंग भी आती है, स्टिचिंग करती भी हूँ। बच्चा छोटा है इस वजह से वह काम भी ढंग से नहीं हो पाता। मकान अच्छी लोकेशन पर है इस वजह से उसमें दुकान बनाया, दुकान स्टार्ट की। पति की सैलों की दुकान है, उनको कभी कभी टाइम मिलता है तो बैठते भी हैं। और बड़ा बच्चा स्कूल से आने के बाद वह भी थोड़ी बहुत देर बैठ जाता है। लेकिन मेरी भागम भाग हो रही है, मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं। मैं उसमें स्टिचिंग भी करती हूं पर वह भी प्रॉपर तरीके से नहीं हो पा रही। क्या मुझे किराने की दुकान हटाना चाहिए क्या? मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा। शाम सुबह पति ही दुकान खोलते हैं, वही बढ़ाते हैं। मकान बहुत बड़ा है पर दुकान दूर पड़ जाती है, थोड़ा अनकंफर्टेबल भी लगता है आदमी जब कोई आदमी आ जाता है सामान लेने। अब
देखो जब काम करने निकली हो तो फिर आदमी औरत और अनकंफर्टेबल वाली क्या बात है। दूसरी बात वही है, थोड़ा सामान इस तरीके से सेट करो कि आपकी स्टिचिंग का मतलब प्रॉपर बन जाए, लेकिन वो ज़्यादा कन्वीनियंट है कि आप वहीं पे कर पा रही हो, तो बार बार आपको दोनों मतलब दोनों चीज़ें आप देख लोगे, जो मुझे समझ में आ रहा है। अलग अलग में तो वैसे तो देखो स्टिचिंग है तो दिमाग का ही काम, लेकिन या तो फिर एक काम बंद ही करो, दूसरा ही कर लो फिर तरीके से, अगर दोनों नहीं मैनेज हो पा रहे। लेकिन दो काम जब एक साथ करोगे तो थोड़ा सा डिस्टर्बेंस दोनों में रहेगा ही रहेगा, उसमें कुछ ज़्यादा हो नहीं सकता। नेक्स्ट, हेलो दी, मैं एक टीचर थी, डिप्लोमा इन एजुकेशन, सीटेट सब है मेरे पास, बट शादी के बाद कोविड आ गया एंड फिर मेरा बेबी, तो उसे देखने वाला कोई नहीं, इसलिए मैं अब एक होम मेकर हूँ, सब खुद करती हूँ, बट लोग कहते हैं जॉब करो, बेकार डिग्री में आग लगा रही हो। हम फाइनेंशियली भी अच्छे हैं, उनकी बातें सुन के मैं परेशान हो जाती हूँ। मैं पूरा घर खुद संभाल रही हूँ विदाउट एनी हाउस हेल्प, बच्चे को क्रोन पिक करने भी खुद जाती हूँ, छोड़ने होगा। उसके स्कूल की हर एक्टिविटी बहुत अच्छे से मैनेज करती हूँ, बैंक, ससुर जी के हॉस्पिटल विजिट खुद मैनेज करती हूँ, इवन बच्चे का एडमिशन भी खुद अकेले करवाया। मैंने अच्छा स्कूल देखा, बस जॉब नहीं कर पा रही क्योंकि बच्चा बहुत छोटा है एंड उसके स्कूल टाइमिंग 9:30 से 1 बजे तक है। तो देखो जब आप अपना काम इतने अच्छे से कर रही हो तो डिपेंड करता है कि आपको कैसा फील हो रहा है। अगर आप खुश हो तो कहने वालों को कहने दो ना, डिग्री में आग लगा रही हो तो सीधे बोलो डिग्री में आग नहीं लगा रही हूँ, जो वहाँ सीखा है उसको मैं अपनी होम मेकिंग में यूज़ कर रही हूँ। अगर आप कंटेंट हो, अपने अंदर फील कर रहे हो कि हाँ भाई ठीक है चल रहा है, मैं खुश हूँ, तो खुश हो बस। कोई क्या कह रहा है उससे इतना फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए आपको। फिर नेक्स्ट है जी, हाय सुनीता जी, मेरी MIL एंड बड़ी SIL ने मुझे पहले से बहुत टॉर्चर किया। 5 ईयर बैक मेरी MIL को कैंसर हो गया व्हेन आई वॉज प्रेग्नेंट, जो मैंने और हस्बैंड ने ठीक करवा दिया। स्टिल मेरी डिलीवरी के बाद उन्होंने मुझे टॉर्चर किया। बहुत बढ़िया। बिच्छू मेरी सासू हैं। कुछ मंथ्स पहले मैंने अपनी छोटी SIL को ये सब बताया, उन्होंने मेरी प्रेगनेंसी में क्या हाल किया और मेरे मुंह से निकल गया कि इन दोनों को मेरी हाई लगेगी। एंड आफ्टर फ्यू मंथ्स मेरी MIL को कैंसर रिलैप्स हो गया। नाउ आई एम फीलिंग वेरी गिल्टी, प्लीज़ हेल्प। क्या मेरी वजह से वो बीमार हुई और मुझे डर है कि कहीं मेरी छोटी SIL मेरे हस्बैंड को ना बोल दे कि मैंने बद्दुआ दी, मेरा रिलेशन ख़राब ना कर दे मेरे हस्बैंड से, प्लीज़ हेल्प। भैया कैंसर जैसा होता है वो तो झेलता ही है, लेकिन जो उसका इलाज करा रहा है वो तो बेचारा सड़क पे आने को हो जाता है, अगर मिडिल क्लास वाला आदमी है तो ये बद्दुआ खाली आपकी सास को थोड़ी लगी, ये तो आपको भी लग गई, तो उसमें आपका दोष नहीं है ना। तो अगर अब ये देखो डरेगा या जो भी है, डरने की कोई बात नहीं है। आप मान के चलो कि अगर उन्होंने बता दिया तो भी कह देना कि भैया मैं इतनी किलसी हुई थी, निकल गया मेरा मुंह से, मैं कौन सा आसमान से उतरी हुई देवी हूँ कि मैंने कह दिया भस्म तो भस्म हो जाएगा, कोई निकल गया मेरे मुंह से। अब हो सकता है भगवान को लगाओ जेन्युइन चीज़ है, पूरी कर दी, मुझे क्या पता। मैंने मतलब मेरा मन इतना दुखी था कि मैंने कह दिया, लेकिन ये सतयुग थोड़ा ही है कि मैंने कह दिया और हो गया। ये तो प्रारब्ध है, जिसका होना है वो हो गया। थोड़ी तो किलसेंगे ही, लेकिन क्या ही कर सकते हो आप, चीज़ें बदल तो सकते नहीं। नेक्स्ट, हेलो दी, हस्बैंड की बात मानकर घर रहने का डिसीजन ले लिया है और लाइब्रेरी ज्वाइन कर ली है 9 to 5 गवर्नमेंट एग्ज़ाम के लिए, बट अब सास से बिल्कुल बात नहीं करती, ऐसा मान लिया वो दुनिया में नहीं है, बट वो फिर भी ज़ोर ज़ोर से मुझे सुनाने के लिए बोलती रहती है कि ये काम नहीं हुआ, वो काम नहीं हुआ। लास्ट सैटरडे को अपनी बेटी को बुलाकर 10,000 रुपये का सामान दिलवा दिया और मुझे बोलती है कि हम तो बेटी को खूब देते हैं, ये अपने घर से कुछ नहीं लाती। क्या करूँ दी, सास के साथ रहना मुश्किल हो रहा है, बट पति नहीं मानते अलग रहने के लिए। करने दो, ये सोच के चलो बिग बॉस चल रहा है आपके घर में, है ना। आपको पोक किया जा रहा है, आपको रिएक्शन नहीं देना। क्यों नहीं देना? उन लोगों को तो ट्रॉफी जीतनी है, लोगों की नज़र में अच्छा बनना है एंड ऑल दैट। आपके लिए क्या है कि भैया हमें अपनी नौकरी निकालनी है, हमें अपनी प्रिपरेशन करनी है, इसलिए हम रिएक्शन नहीं देंगे। अभी बिल्कुल दांत में इलायची दबा के कहना चुप बैठ जाओ कि भैया मुझे तो पढ़ना है अभी। वो करी इसीलिए रही होंगी ना, आपका डिस्टर्बेंस हो, समझो चीज़ को। और रही ये कि जी हम तो देते हैं, ये नहीं लाती कि जी जिसके पास जितना है वो देता बस। या फिर डिपेंड करता है कि वो पैसे जो दिए जा रहे हैं वो है किसके, है ना।
अगर आपके पति की कमाई दी जा रही है तो वो एक बड़ा कॉमेडी सा आंसर है कि हाँ इनकी भाभी अच्छी है ना, देने देती हैं। मज़ा आ जाएगा सुन के। नेक्स्ट, दी आपकी शादी को कितने साल हो गए, आपकी बेटियां ट्विंस हैं, आपको टीचिंग करते कितना टाइम हो गया, आपको कोई दिक्कत तो नहीं है। ऐसे आपके पर्सनल लाइफ से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछें तो देखो जी, इतने मतलब जितने ये पूछे हैं इतने तक तो सबको पता है जो मेरे से जुड़े हुए हैं। ये तो पर्सनल नहीं है इतने ज़्यादा, लेकिन बहुत सारी चीज़ें हैं जब लगता है मुझे पर्सनल हो रही हैं तो मैं मना कर देती हूँ, आंसर ही नहीं करती। ठीक है, बाकी भैया सोशल मीडिया पे बैठे हैं तो किसी को ये तो कह नहीं सकते कि तुम ये ना पूछो वो ना पूछो। जब कोई इस तरीके का क्वेश्चन आता मुझे आंसर नहीं करना होता तो मैं कह देती हूँ कि भाई ये वाला मत पूछो, अब पूछते रहो, फिर मैं जवाब ही नहीं देती। बात ये होती है। तो यहाँ जितने आपने पूछे हैं ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। शादी को कितने साल हो गए हैं, हमारी शादी को अब 19 हो गए। ठीक है, अभी जो 1 नवंबर गया है 19 साल हो गए। मेरी बेटियां ट्विंस हैं, हाँ, और मुझे टीचिंग करते कितना टाइम हो गया, अब दिसंबर में 23 साल पूरे हो जाएंगे। ठीक है, अब चलो आगे। दीदी मेरे हस्बैंड एक ही दिन में दोपहर को अगर कुछ बच जाए तो वो शाम को कभी नहीं खाते। मैंने उनको बहुत समझाया बट वो नहीं खा सकते। हमारी बहुत बहस होती है इस बारे में और मैं रात में खाना नहीं खाती डाइटिंग की वजह से। प्लीज़ प्रोवाइड सोल्यूशन। तो खाना थोड़ा बनाओ ना यार, नाप के बनाओ, हो गया सोल्यूशन। बनाते क्यों हो कि बचे, और बच रहा है तो फिर वो सुबह नाश्ते में तुम खाओ। होती है हैबिट लोगों की, नहीं खाते तो नहीं खाते, तो अंडरस्टैंड करो ना कि भाई नहीं खा पा रहा आदमी, तो बनाओ उतना ही बनाओ जितना। अब आप ये सोच रहे होंगे जो मुझे लग रहा है कि मेरी तो डाइटिंग है, ये अपना दिन वाला खा लें, तो लेकिन आदमी नहीं खा रहा ना, एक आध दिन का एडजस्ट हो तो उन्हें भी दिख रहा होगा मैं खाने लगूंगा तो मेरे को रोज़ दोपहर का ही खाना पेल देगी। तो वो चीज़ हो रही है। तो अपना खाना उतना ही बनाओ कि 2 कटोरी चाहिए तो 2 कटोरी बने, रात को थोड़ी सी सब्जी बनाओ, नहीं बना दो ताज़ी। थोड़ा सा मील प्रेप करके देखो तो हो जाएगा, ऐसा नहीं है। मेरी सास मेरी ज्वेलरी नहीं दे रही है, शादी के 4 साल हो गए। वो ज्वेलरी मुझे चढ़ावे में मिली थी, मुझे क्या करना चाहिए। एक बार मैंने बोला देने को, उन्होंने कहा कि गांव में है ज्वेलरी। हाँ, झगड़ा करना चाहिए। देनी होती तो वो आराम से कहने पे ही दे देती, तमाशा ही करोगी जब भी मिलेगी। अब नेक्स्ट, हेलो दी, पति चाहते हैं मैं मायके जाकर डिलीवरी कराऊं, यहाँ कौन करेगा, मेरा मन नहीं है। नंद ने पति पर रेप का चार्ज लगाया, तब से कोई मतलब नहीं है। हाँ, मुझे याद आ गया। तो अच्छा है आपके बच्चे के मेंटल हेल्थ के लिए और आपकी कि आप चले जाओ मैके, शांति से अपना डिलीवरी का टाइम निकाल लो। नेक्स्ट, हेलो दी, थैंक यू सो मच, आपका जवाब सुनकर अच्छा लगा। दीदी मैं पहले अपने पति को ड्रिंक करने से मना करती थी, अभी हमारी एनिवर्सरी के दिन काफ़ी बहस हुई। मैंने उनको बोल दिया कि आप जो चाहते हो वो करो, मैं परेशान हूँ या खुश हूँ इस बात की कोई टेंशन मत लेना। अभी तो 4-5 दिन ही हुए हैं, मुझे टेंशन है, आगे पता नहीं क्या होगा। आपसे शेयर कर रही हूँ और किसी को भी नहीं बता सकती। मुझे नहीं समझ नहीं आ रहा, पर मुझे सिर्फ यही रास्ता दिखा। प्लीज़ थोड़ा समझाना दीदी, समझना देना, समझा देना, पता नहीं क्या लिखा है, मतलब सलाई मांग रही है। तो अब भैया वो ड्रिंक करते हैं और आपने अब उन्हें कह दिया कि ठीक है आप जो करो वो करना। मैं ड्रिंक करने वालों को जो लिहाज में ड्रिंक करते हैं ना, कि करते हैं लेकिन ऐसा नहीं कि तमाशा क्रिएट करते हैं, और बाकी अपने एज अ हस्बैंड अपनी जिम्मेदारियां निभा रहे हैं पैसे वैसे से या जो भी है। ठीक है, तो ऐसे में मैं कंडीशन में हमेशा मैं जो मुझे थोड़ा सा समझ में आता है मैं इस चीज़ में बिल्कुल क्लूलेस हूँ वैसे, लेकिन अगर उसमें देखा जाए तो जब भी वो आदमी ड्रिंक नहीं करता ना, तब आपको बहुत अच्छा रखना चाहिए अपने घर का माहौल। सेम वही सास वाला, कि उसको ये समझ में आए कि मैं जब ड्रिंक ना करूं तो यार मेरी लाइफ कितनी बढ़िया है, मेरी बीवी कितनी अच्छी है, मेरे बच्चे कितने बढ़िया हैं, हमारे घर का माहौल कितना बढ़िया है, और जिस दिन मैं ड्रिंक करके आता हूँ उस दिन कैसा रहता है, ये उसको क्लियरली नज़र आए। तो जब वो नहीं है ना ड्रिंक पे, तब इतना बढ़िया माहौल क्रिएट करो, भले आर्टिफिशियल करो शुरुआत में, लेकिन इतना अच्छा माहौल क्रिएट करो कि उसको समझ में आए पति को कि ड्रिंक छोड़ देना ज़्यादा अच्छा है। देखो छोड़ता आदमी अपनी मर्ज़ी से ही है, किसी कहने से नहीं छोड़ता। तो ये कर सकते हो, बजाय ये कहने के कि आप जो चाहे कर लो, मैं जो चाहे कर लूँ, मेरी चिंता मत करना। ये ना आदमियों को लगता है मेलोड्रामा, कि यार इसका तो काम है किट करना। औरतों के लिए सुलभ माने जाते हैं ऐसे डायलॉग। हमें लगता है हमने पता नहीं कितनी बड़ी बात कह दी, अगला रो रहा होगा, सोच रहा होगा, उन्हें याद भी नहीं रहती। लिटरली उन्हें याद भी नहीं रहता कि हमने उन्हें क्या धमकी दी,
कि मेरी चिंता मत करो, वो सीरियसली ले जाते हैं, वो करते ही नहीं चिंता। ये चीज़ें ना पिक्चरों में चलती हैं, रियल लाइफ में नहीं चलती। रियल लाइफ में तो यही कहोगे मेरी चिंता करो, मैं कीमती हूँ, मैं तुम्हारे हाथ से निकल सकती हूँ। उन्हें जताओ कि हमारा ध्यान रखो, हम ध्यान रखने लायक चीज़ हैं, मेरी चिंता मत करो। वो करते ही नहीं चिंता कि ठीक है चल अपने आप ही कर लेगी। नेक्स्ट, थैंक यू सो मच दी फॉर प्रैक्टिकल रिप्लाई एंड फील वेरी हैप्पी बिकॉज ऑफ यू आर माई वर्ल्ड। अरे यार, जब मुझे कोई इग्नोर या ताना या कुछ और मुंह घुमाना, लेकिन दी मैं वापस क्वेश्चन नहीं कर पाती हूँ, मुझे लगता है मैं इनकी नज़र में ख़राब हो जाएगा, इसलिए नहीं करती हूँ। टिट फॉर टैट, बट लोगों का रिएक्शन बंद नहीं होता, मैं क्या करूँ? खुद को स्ट्रॉन्ग कैसे फील करूँ बाकी लोगों की तरह? कैसे मैं भी खुद पर भरोसा रखूँ, या मैं प्रैक्टिस करूँ फॉर इम्प्रूवमेंट के लिए, जिससे मैं अपने आप में हिम्मत बनी रहूँ? प्लीज़ रिप्लाई। देखो जी, किसी की नज़र में हम बुरे भी ना बने और हम उसकी बैंड भी बजा दें, ऐसा हो नहीं सकता। जिसकी बैंड बजेगी वो तो आपको सोचेगा कि यार ये बेकार है ना। अब दूसरी चीज़ क्या है, अभी आज का एक किस्सा सुनाऊँ तुम्हें। मतलब मैं कह भी रही थी अपने साथ की टीचर से, वो मेरे को कह रही थी कि अरे सुनीता इतना लोड मत ले इनकी बातों को। मैंने कहा मैं लोड नहीं ले रही, मेरा तो एंटरटेनमेंट चल रहा है कि ऐसे भी लोग होते हैं। तो मैंने कहा मेरे को डर इनसे नहीं लगता कि ये क्या कह दिया या क्या। मैंने कहा मेरे को लगता मैं ना कुछ कह दूँ। तो मतलब ये लगाओ, मैं कुछ कहती हुई आ रही थी, अपने फ्रेंड सर्कल जो हमारा टीचर्स का है पूरा, मैं कुछ कहती हुई आ रही थी फ़नी वे में, पूरा वो चल रहा है, मतलब कॉमेडी का सा सीक्वेंस, जैसे मैं यहाँ बात करती हूँ मतलब वैसे ही। तो वो जैसे आप हंसते हो वीडियो देख के कई बार हंसी छूट जाती है, उनका भी यही था। अच्छा, तो मैं कुछ कहती हुई आई कि भाई हम तो ये नहीं है ये वो। उनमें से मैंने बोला ARP कि भाई हम ARP थोड़े ही हैं जो इतने मृदुभाषी होंगे, हम बच्चों के साथ रहते हैं, हमारी तो चिल्ला चिल्ला के बोलने की टोन ऐसी हो जाती है। पूरी क्लास को एक बार में चिल्लाना होता है तो हम तो ऐसे ही बोलते हैं कैड़े करके। तो वो मतलब तुक्के की बात है कि जो सामने बैठी हुई थी वो किसी और ब्लॉक की थी, क्या थी, वो ARP थी। भाई साहब वो पर्सनली ले गई उस चीज़ को, और कि नहीं हम तो ARP हैं। सेम टोन यही थी कि हम तो ARP हैं, हम तो नहीं बोलते ऐसे। मतलब अब मैंने ना उनको ऐसे देखा, मतलब मेरा ध्यान ही नहीं है उनकी तरफ, और मैंने उनको सडनली ऐसे देखा और मेरे मुंह पे यहाँ तक आके समझ लो बात रुक गई कि आप कहाँ से आई, आप तो पिक्चर में ही नहीं थी। लेकिन जस्ट इसलिए चुप रही हूँ, कैसे करके चुप रही हूँ भगवान ने जाना होगा, कि मतलब मेरे को आइडिया ही नहीं है कि जो सामने बैठी है वो कौन है क्या है। और अच्छा, जहाँ पे ये तो था कि टीचर ही होगी या कुछ और होगी, लेकिन जहाँ पे वो लोग बैठते हैं ना पायदान से पे ऊपर जो बना होता प्लेटफॉर्म, सिखाने वाले या सर वगैरह आते हैं वो, मैंने पता नहीं भाई वहाँ बैठी हुई है कौन, मैं पलट के अपना कुछ कह दूँ, बाद में पता लग रहा है कि गलत आदमी हो, गलत चीज़ बोल दी, तो मैं चुप रह गई। लेकिन आपको क्या लगता है अगर मैं उसको जानती कि वो एग्जैक्टली कौन है, तो वो बात मेरे यहाँ तक आके रुकती, थोड़ा ही निकल ही जाती फिर तो, कि भाई तुम कहाँ से आए, हम आपस में बात कर रहे हैं या मैं इनसे कहती हुई जा रही हूँ। जो हमारा ग्रुप था उसमें 1 ARP और 2 लगभग ARP, मतलब जो ऑलमोस्ट के पद नहीं है लेकिन काम सारा कर रहे हैं, वो लोग बैठे हुए थे। तो मैं तो उन पे वो मारती आ रही थी छींटा कशी अपने दोस्तों पे कि हाँ भाई हम ARP थोड़ा ही है, ये वो ये करती हुई आ रही थी। भाई वो अपने पे ले गए, पता ही नहीं, मतलब पिक्चर में है ही नहीं, खुद आके घुस गए हैं। तो मैंने बैठ के यही बोला, मैंने कहा भाई डर उनका नहीं है कि वो क्या कह रही है, मेरे को डर अपना लग रहा है कि मैं ना कुछ कह दूँ। तो वो चीज़ है। अब आपको ये लग रहा है कि प्रैक्टिस कैसे करें, आप जवाब नहीं दे रहे। आप सोच के देखो, अगर मैं, जो बंदा मेरे बिना कहे अपनी पर्सनल ईगो पर ले रहा है, अब मैं उससे कितनी भी तमीज़ में कह देती कि मैडम आप तो कन्वर्सेशन में ही नहीं थी, आप तो गलत समझ रही हो, या आप कहाँ से आई, मैं सीधे यही बोलती, मैंने आप कहाँ से आई, आप तो थी नहीं इसमें, क्यों इतने इंपॉर्टेंट नहीं हो आप। मेरे लिटरली वर्ड ये होने वाले थे कि इतनी इंपॉर्टेंस क्यों दे रहे हो कि सारी बातें आपके बारे में हो रही हैं। तो आपको क्या लगता है वो मेरे गुण गाती कि वाह सुनीता जी ने क्या जवाब दिया, वो गालियाँ निकाल रही होती मेरे को। अब मैं बातें भी सुना दूँ उसे और फिर मैं ये एज्यूम करूँ कि भाई वो मेरे को बारे में बुरा भी ना सोचे, मैं उसकी नज़र में बुरी भी ना बनूँ, तो ये नहीं हो पाता। देखो यार, अगर आपको शौक़ है लोगों को जवाब देने का, मुंह तोड़ अगर कोई आपको बुरा कहता है कि आप भी उसको पलट के दे पाओ, तो फिर ये डर निकाल दो मन से कि मैं ऐसे कह भी दूँगी और फिर मेरे ऊपर बुराई नहीं आएगी। तैयार रहो कि वो आदमी 10 लोगों से मिलेगा, 10 लोगों से बोलेगा कि भाई सुनीता तो बेकार है, इतनी बदतमीज़ है, इसे तो बोलने की तमीज़ नहीं है, ये वर्ड बोले जा सकते हैं आपके बारे में।
तो उसके लिए तैयार रहो, चौड़े होके कहो कि भैया जैसे को तैसा होता है, हमसे कोई तमीज़ से बात करेगा तमीज़ से लेगा, अगर कोई बदतमीजी बोलेगा तो फिर उसके लिए अलग से हथियार है हमारे पास। तो सीखो ये चीज़ कि भाई अगर आप किसी को जवाब दे रहे हो तो उसकी नज़र में आप बुरे हो, ये मेंटली प्रिपेयर्ड रहो, ठीक है। नेक्स्ट, हेलो मैम प्लीज़ आंसर करना ये क्वेश्चन, अपने आप को कैसे समझाएं जब आसपास सब बहुत घूम फिर रहे हों देश विदेश और हम नहीं जा पा रहे अपने ही सिटी में कहीं। होती है फ्रस्ट्रेशन, लेकिन ऐसा नहीं है कि जब आप लगातार सोचते रहोगे तो कभी भी नहीं जाओगे, साल में नहीं 2 साल में कभी तो प्रोग्राम बन ही जाएगा। और क्यों नहीं जा पा रहे वो रीज़न ज़रा इवेल्युएट कर लो। अब खाली अगर ये बात आती है ना कि मूड नहीं है, हमारा मन नहीं है, इस वजह से नहीं हम जा पा रहे, मेरे हस्बैंड साथ नहीं दे रहे, इस वजह से हम नहीं जा पा रहे, तो फिर भाई उसका ऑप्शन होता है कि ऐसी जगह चुनो जहां आप और आपके बच्चे जा सको बिना हस्बैंड के। तो विदेश जाने को नहीं मिल रहा, देश जाने को नहीं मिल रहा, अपने स्टेट में घूमो, अपना स्टेट भी नहीं मिल रहा, अपने शहर में घूमो। हमें क्या लगता है हमारे पति हमारे नेकलेस की तरह गले में पड़े रहें तब हम जाएं घूमने, और इस चक्कर में निकल जाता है समय। तो अगर उनके पास टाइम नहीं है या जो भी कुछ रीज़न है वो नहीं जा पा रहे, आपको घूमना है, अगर सच में आपको घूमना है तो भाई लो पंगे, जाओ, अकेले जाओ और घूम के आओ। अपने आप थोड़े दिन में या तो घूमना आ जाएगा अकेले, या फिर भूत उतर जाएगा घूमने का, फिर मन ही नहीं करेगा, घर ही बढ़िया घर ही रहते हैं। नेक्स्ट, आपने हेल्थ इंश्योरेंस कौन सा ले रखा है, प्रीमियम और बाकी सब डिटेल्स ही बताइए। और ये बहन इतनी डिटेल्स मुझे नहीं पता, मुझे तो सिर्फ इतना पता है कि उसमें साल के शायद 32-35 हज़ार जाता है प्रीमियम। और मैं ये सोच के दे देती हूँ कि एक तरफ तो उसमें टैक्स में रिबेट मिलती है, और दूसरी तरफ अगर डॉक्टरों को चढ़ावा चढ़ाना ही है तो भैया शरीर पे ना बीते, हमारी तरफ से ये चढ़ावा बस। बाकी उसका अभी तक मुझे कोई फ़ायदा ऐसा कैड़ा नज़र आया नहीं है। बस साल में एक बार कंप्लीट चेकअप के नाम पे वो ब्लड टेस्ट, यूरिन टेस्ट वगैरह करते हैं, 1-2 कमी सी पता चलती हैं, फिर हम कुछ कर लेते हैं, उसके लिए एक आध पत्ता वत्ता खा लेते हैं बस। भगवान न करे उसका फ़ायदा कभी हमें पता चले। तो मैं तो ये सोच के करती हूँ, आपको बिल्कुल ईमानदारी की बात बताऊँ कि भैया डॉक्टरों के नाम पे हमें अगर चढ़ावा चढ़ाना तो ये चढ़ गया हमारा, बस हमें भगवान शरीर से ठीक रखे, है ना। बाकी अच्छा कौन सा है वो वाला अगर पूछो तो कंपेयर करके ही लिया था, तो नीवा बूपा इज़ बेस्ट इस टाइम पे। नेक्स्ट, मेरे देवर दिल्ली में 60-70 पर मंथ का जॉब करता है, फिर भी नाश्ते का ठेला आदमियों को रखकर लगवाता है। हम भदोही में रहते हैं, मेरे पति को बुलाकर ठेले पर रखा है, ज़्यादा पैसे कमाने की लालच देता है। हमारे यहाँ घर पर ऑनलाइन काम की शॉप है, 10-15 हज़ार पर महीने आ जाता है। मेरे पति अपने काम में इंटरेस्ट नहीं है और भाई का साइड बिजनेस संभालने गए हैं। देवर पैसे का भी कुछ बात नहीं करता, देगा कि नहीं देगा, कितना देगा कुछ नहीं बताएगा। मेरे पति कह रहे हैं कि तुम और बच्चे घर पर रहो, मेरे 3 बेटियां हैं, और मेरे पति कह रहे हैं मैं दिल्ली में रहूँगा, तुम लोग घर पर रहो। पति सिर्फ देवर की बात मानता है, ससुराल वाले भी सही नहीं हैं, हमेशा बेइज्जती करते हैं। ससुराल के घर में एक रूम हम अलग रहती हैं। अपने बच्चों को लेकर बताइए मैं क्या करूं, प्लीज़ रिप्लाई करिएगा। अभी देखो उनको कहीं ना कहीं लग रहा होगा कि वो वहाँ जाके ज़्यादा कमा लेंगे, ठीक है, तो एक बार उनको जाने दो। और जो आपका ऑनलाइन वाला काम चल रहा है उसको आप देखो कि किसी तरीके से मैनेज हो जाए, ठीक। तो एक बार जाके उन्हें ट्राई कर लेने तो, अगर पैसे देता है नहीं देता है 1-2 महीने 3 महीने पता चल ही जाएगा ना, तब फिर उसके बाद देखना। इतना ज़्यादा मतलब एज्यूम मत करो कि वहाँ जा रहा है तो नुकसान ही होएगा, कुछ ना कुछ देख लो, जाने दो, कोशिश कर लेने दो। नेक्स्ट, दीदी मेरी शादी को 10 साल हो चुके हैं, हस्बैंड कुछ भी नहीं करते, सास को पेंशन मिलती है, उसी से खाना पीना चलता है, ना कोई सेविंग होती है ना मुझे कोई पॉकेट मनी मिलती है, मेरा और बच्चों का बस खाना पीना चल रहा है। हस्बैंड से बोलो कुछ जॉब करने को तो उनकी तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं आता, अपनी ज़िंदगी बस मम्मी की पेंशन से काट देंगे। मुझे ऐसा लगता है ना ही कोई फ्यूचर प्लानिंग है, बात करते ना ही सोचते कि सास के बाद खर्चे कैसे निकलेंगे। क्या करें, आप जो कर सकती हो भैया अपनी जॉब के लिए, जैसा आपने लिखा है आगे कि आप तैयारी कर रही हो गवर्नमेंट एग्ज़ाम की, अगर आपकी क्वालिफ़िकेशन सही है, गवर्नमेंट की नौकरी नहीं भी मिल रही, प्राइवेट में नौकरी कर लो, 0 से कुछ तो आएगा, आपके बच्चों के खर्चा कपड़ा कुछ तो निकलेगा।
तो भैया सीधी सी बात है, मैं हमेशा कहती हूँ 2 पहिए हैं, अगर एक कमज़ोर पड़ रहा है तो दूसरे को एक्स्ट्रा लोड लेना ही पड़ेगा। तो करो, वो नहीं सुन रहे उनसे कहती रहो, सास से भी बोलो, समझाएं कि कल को मैं मर जाऊंगी तब क्या होगा, अभी तो उन्हें मिल रही है पेंशन, फिर समझ जाएं। ठीक नहीं समझें तो भैया अपनी कमर कस लो कि मुझे काम करना है। नेक्स्ट, दीदी मेरे और मेरे हस्बैंड के बीच बहुत लड़ाई होती है, पर हर बार 4 या 5 दिन में सब कुछ नॉर्मल हो जाता है। अब की बार लड़ाई हुई तो उन्होंने बोला कि आज के बाद ज़िंदगी में ना तुम मुझे कॉल करोगी ना तुम मुझे छोड़ दो, मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। उसके बाद वो कुछ नहीं बोले। अब 7 दिन हो गए, उनका मूड वैसा ही है। मुझे क्या करना चाहिए? मैं हमारे रिश्ते को ख़त्म समझूँ या कोई उम्मीद रखूँ? अरे भैया हो जाएगा सही। 4-5 दिन में ख़त्म होता था, 7 हो गए। हो सकता है बात थोड़ी सी बड़ी हो गई हो। अब मैं हंस रही हूँ, इसको वो मत लेना, क्योंकि मैं भी ऐसे दिन गिनती थी कि इतने दिन में ना ठीक हो जाता झगड़ा। लेकिन जितनी बड़ी बात होती थी ना उसमें हर बार 1 आध दिन बढ़ जाता था। और लास्ट जो हुआ था ना, शायद 17 दिन तक हुआ था कि हम बात ही नहीं कर रहे थे। तो वो ऐसा नहीं है कि 4-5 दिन में से ही हो जाता था, आगे भी 4-5 दिन में से ही हो जाएगा। तो वो बढ़ जाता है। मेरे को अपना बचपना याद आ गया जो शादी के बाद भी रहता। आप सेम उसी फेज़ में हो जाएगा ठीक। लेकिन जो भी चीज़ें हुई हैं उनको एक बार इवैल्यूएट करके देखना। और अगर आपकी लग रहा है कि मेरी भी गलती थी तो जाकर बोल भी सकते हो। लेकिन अगर लग रहा है ना जो आपने बोला वो बिल्कुल सही था, केवल आपको दबाने के लिए ही गुस्से का प्रपंच करा जा रहा है, तो मत झुकना। अपने आप ठीक होएगा जब होएगा, ना होए 5-6-7 दिन में। रही बात ये कि तुम मुझसे मत बात करना, मैं तुझसे नहीं करूँगा, वो सब चलता रहता है। हो जाएगा, इतना आसान नहीं होता शादी का रिश्ता टूटना। ठीक है। नेक्स्ट, मेरा तो कमेंट ही गायब हो गया, बताओ। हेलो दी, मुझे 8 ईयर की इनफर्टिलिटी है, नाउ सिजेरियन से बेबी बॉय हुआ है। आई जस्ट वांट टू शेयर माय गुड न्यूज़ टू यू बिकॉज आपकी इनफर्टिलिटी स्टोरी सुनने के बाद मुझे एक नई होप्स मिली थी। थैंक यू अलॉट दी। अरे वाह, मैं बहुत खुश हो जाती हूँ यार ऐसी खबरें सुन के। बताया करो सक्सेस स्टोरीज, बहुत ही बढ़िया। बहुत बहुत मुबारक हो मेरी तरफ से बाबू को, बहुत सारी पुच्ची। नेक्स्ट, मैम मेरा बेटा 2 मंथ्स का है और मैं जॉब करती हूँ, बताएं मैं कैसे जाऊँगी जॉब पर मैटरनिटी लीव के बाद? सास काफ़ी एजेड है, कौन देखेगा? कोई देख लो, कोई मेड वेड फुल टाइम मिल जाए, सास वहीं पे रहे आपके जहाँ बच्चा रहेगा। अकेले ना छोड़ो, लेकिन फुल टाइम मेड देख लो जो रहे घर पे, तो वो कर देगी। बस अपनी सास को इतना कर लेना कि वो वहाँ रहे। फैमिली का कोई होना चाहिए ना थोड़ा सा, मतलब छोटे बच्चे के साथ वही रहता ना, तो बचा भी नहीं पाएगा, तो इसलिए। बाकी अगर वहाँ ऑफिस में ले जाने का आपका हो जाए, कई ऑफिस में रहती है व्यवस्था, तो वो, या फिर आपकी मम्मी हो वो रह लें, कोई भरोसे का आदमी। बेस्ट तो वही रहेगा कोई घर पे ही देख ले कि मम्मी या तो यहाँ के रहने लगे या कुछ और। लेकिन लास्ट वही बचता है कि फिर ऑफिस में अपने साथ ले जाओ। नेक्स्ट, लाइफ ट्रैक से उतर गई मेरी सारी हैबिट जो मैंने खुद के हेल्थ के लिए ऐड की, वो कुछ मैनेज नहीं हो पा रहा। घर भी बिखरा रहता है, कुछ भी प्रॉपरली नहीं कर पा रही हूँ और हेल्थ इशू से 3 मंथ से परेशान हूँ। वापस ट्रैक पे आना चाहती हूँ, हाउ टू रीस्टार्ट? मैं ठहर सी गई हूँ, आपकी बातें राह दिखाती हैं, हेल्प मी। ऐसा मेरे साथ पिछले 3 सालों में 3 ही बार हो चुका। और पिछली बार जो हुआ था वो तो पूरा 1 साल ही लगभग मुझे स्ट्रगल करते ही हो गया था। मेरी लाइफ ट्रैक पे आई ही नहीं थी। लेकिन फाइनली जब मैं जिम गई थी, वहाँ से दोबारा लाइफ ट्रैक पे आई। तो करके देखो, अगर आपका पुराना रूटीन नहीं काम कर रहा और आपको लग रहा है ना कि लाइफ ठहर गई है, तो उसे ठहरे रहने दो, कुछ नया ट्राई करो, वापस आएगी फिर। और जब नया करने लगोगे तो धीरे धीरे पुरानी भी जो ज़रूरी चीज़ें थी वो करने लगोगे। जो आप देख रहे हो ना कि मेरे व्लॉग वाले कंटेंट में या इधर शॉपिंग के प्रोडक्ट्स ज़्यादा बढ़ गए हैं या कुछ और हैं, ये सब ना उसी का ही हिस्सा है एक तरीके से। क्योंकि जो रूटीन लाइफ चल रही थी, एक टाइम ऐसा आ गया था कि वो खींचनी सी पड़ रही थी, मज़ा नहीं आ रहा था, तबीयत फिर ख़राब रहने लगी थी, मतलब नहीं समझ में आ रहा था, ऐसे ही लगता था लॉस्ट सा चल रहा था सब कुछ। फिर यह था कि फिर दूसरा चैनल शुरू करा, उसमें ये वाला जिस पर अब बात कर रही हूँ,
ये हुआ। देन फिर दोनों चैनल के साथ भी यही हुआ कि मेहनत इतनी हो रही है, उस हिसाब से पैसे नहीं आ रहे हैं, फैमिली को थोड़ा और सपोर्ट करना है। मेरे हस्बैंड का उस टाइम पे बिज़नेस ऐसे चल रहा था। फिर धीरे धीरे प्रोडक्ट्स की तरफ बढ़ाना शुरू करा ध्यान। फिर एक बार को थोड़ा सा दिमाग भी बदला, लाइफ भी बदली। अभी क्या है, अब ट्रैक चेंज हो गया, लेकिन ट्रैक पे आ गई मैं कहती हूँ। मुझे पता है एग्जैक्टली मैं अपनी लाइफ में क्या कर रही हूँ। तो जितना मुझे करना है, कुछ काम ऐसे थे जो मैं पहले करती थी अब नहीं करती हूँ, वो मेरे हस्बैंड देखते हैं या तो कुछ, या फिर मेड कर जाती है 2-3 काम, तो वो चीज़ें मैंने वहाँ से कम करी, इधर बढ़ाई। तो ट्रैक पे आने का मतलब ये नहीं है कि सेम उतने ही काम उतने ही तरीके से आप करते चले जाओ। ट्रैक पे आने का एक मतलब ये भी हो सकता है कि जैसे आप चाहते हो या जैसे आपको जीने के बाद शाम को रात को जब सो तो मज़ा आए कि यार ठीक है जो चाहती थी, मतलब अच्छा गया दिन। तो अगर ऐसा भी चल रहा है ना, तो यानी कि लाइफ एक चेंज भी मांगती है बीच बीच में कभी कभी। तो अगर पुरानी चीज़ें आपकी लाख कोशिशों के बाद भी नहीं हो पा रही मैनेज, तो कुछ नया ट्राई करो। नेक्स्ट, सास ससुर के साथ 9 साल रही, स्थिति ऐसी हो गई कि मरते मरते बची, फिर अपने लिए एक फैसला लिया, मैं अलग हो गई। नई देवरानी को मेरे खिलाफ भड़काया, पीछे लगाकर उसने भी अच्छा व्यवहार नहीं किया। बट अब 3 साल बाद ही सास देवर ने अच्छा रंग दिखाया। जो मेरे साथ करा वही देवरानी के साथ करा। देवरानी को पीटा, घर चली गई। अलग होने के बाद मेरी ज़िंदगी अच्छी चल रही थी, अब देवरानी घर चली गई है, सास से काम होता नहीं। देवरानी के माता पिता बोलते हैं माफ़ी मांगो तभी बेटी को भेजूंगा। सास और देवर माफ़ी नहीं मांग रहे, सारा काम मुझे ही करना पड़ता है समाज के डर से, क्योंकि ससुर जी पैरालिसिस हैं। सास बहुत ख़तरनाक है, पहले भी मेरे साथ कुछ गलत किया, समाज में बदनामी करवा दी, यह काम नहीं करती है, हमारी सेवा नहीं करती, जबकि मैंने सब काम किया। अब इस स्थिति में मुझे उनका काम करना चाहिए या नहीं? देखो जी, अगर आपने पहले भी उनका काम किया है और उसके बाद भी आपको यही सुनने को मिला कि काम नहीं करती, तो क्या फ़ायदा हो रहा है फिर करने से? बदनाम तो कर ही दिया, तो बदनाम हो गए तो फिर नहीं करें, है ना। और दूसरी चीज़, ससुर को पैरालिसिस है, सास को थोड़ा ही है। घर का खाने वाने का काम आप देख लो, उनका वो खुद करें, खाना बना हुआ है निकाल के खुद खाएं। देवरानी गई है तो ये कोई नौकरानी वाला वो नहीं है कि सब आप अपने ऊपर उठ लें, ठीक है। हम तो अलग हो गए ना, तो हमारे तो ऊपर तो हम तो वॉलंटियर कर रहे हैं अब ये काम, सीधी सी बात। देवरानी को हमने थोड़ी पीट के भगाया। पीट के भगाने से पहले सोचना चाहिए था ना कि नौकरानी को भगा रहे हो, काम कौन करेगा। अगर यही सोच है तो आपके ऊपर टेक्निकली कोई जिम्मेदारी है नहीं, समाज के डर से एंड ऑल दैट। कोई कहे भी, वैसा तो कोई मुंह पे कहता नहीं, सब पीछे ही पीछे गाने गाएंगे, लेकिन अगर कोई कहेगा भी तो आपके पास बात है। मैंने थोड़ी देवरानी को मार पीट के भगा दिया, भगाने से पहले इन्होंने सोचा कि काम कैसे करेंगे। मैंने थोड़ी ठेका लिया, लड़े, ये पीटा उसे, भगा दिया उसको, माफ़ी वो मंगवा रही है, मैं कहाँ से आई बीच में? मेरा क्यों काम बढ़ रहा फालतू का? मैं तो हुई नहीं पिक्चर में। बस, और करना भी है मानवता के नाते, तो खाने वाने का देख लो बस कि कोई भूखा ना मरे। बाकी कपड़े धोएं, खुद घर साफ करें, वो उनकी हेडेक है, आपकी क्या है। नेक्स्ट, हस्बैंड वाइफ के बीच इमोशनल बॉन्ड नहीं हो तो क्या करना चाहिए? इमोशनल बॉन्ड बनाना चाहिए अपनी तरफ से, और फिर भी ना बने तो सामाजिक बॉन्ड बना के रह लो, यही होता। बहुत सारे हस्बैंड वाइफ में नहीं होता, लेकिन फिर भी रह ही रहे ना बेचारे। बात वही है, हमें अपनी लाइफ से चाहिए क्या, सबसे इम्पोर्टेंट हमारे लिए क्या है, वो ढूंढ लो। किसी के लिए इमोशंस बहुत इम्पोर्टेंट है, किसी के लिए पैसा, किसी के लिए सामाजिक सुरक्षा। तो जितने भी लोग बिना प्यार बिना ट्यूनिंग के अनगिनत है, मैं उंगलियों पे गिन लूँ, जिनमें हस्बैंड वाइफ वाली कोई वाइब्स ही नहीं है, रह रहे हैं साथ में मज़े से, एनिवर्सरी मना रहे हैं, फ़ोटो खिंचवा रहे हैं। नेक्स्ट, दीदी मेरे जेठ नहीं है और मेरी जेठानी का खर्चा मेरे ससुर उठाते हैं। मेरी जेठानी बहुत चालाक है, मेरे हस्बैंड अलग शॉप खोल रहे हैं। मेरे ससुर बोलते हैं साथ मेरे जेठानी को बिठाएंगे प्लीज़, पैसे हमेला लगा देंगे। क्या हमेला लगा? हमारा होगा। मेरे ससुर हम लोगों को हर बार धोखा देते हैं, जब मेरे जेठ थे तब भी बात में नहीं करते थे, अब बोल रहे हैं उनके बच्चे पल जाएंगे, कुछ बन जाए, मेरी भी 2 लड़कियां हैं। तो दिक्कत आपको क्या हो रही है इसमें? अलग शॉप खोल रहे हैं तो ससुर बोलते हैं साथ में जेठानी को बिठाएं। अच्छा, तो वहाँ उसमें
या तो वो देखो शॉप खोलें ना, अगर आपके हस्बैंड को भी यही लगता है, साथ में ना खोलें, फिर कह दो ससुर से कि तुम ही खोल लो और इन्हें बिठा लो। या फिर अगर जेठानी बैठ भी रही है तो भाई लागत कितनी लगेगी, या आप चलो भलमन साथ में कि उसके बच्चे पल जाएंगे, तो फिर जेठानी बैठे, आपके हस्बैंड शॉप उन पे छोड़ें, अपना गल्ले का हिसाब रखें, जैसे हम एक आदमी रखते हैं ना दुकान के लिए, उस तरीके से रखें, उनको उनके हिस्से का पैसा जो बने तनख्वाह के तौर पे वो दे दें, और अपना प्रॉफिट जो बने वो दे अपने पास रखें। तो पैसों का क्लियर हिसाब रख लें तो कोई बात नहीं है, ठीक है, उनका भी भला हो जाएगा, आपका भी। लेकिन अगर वो ये है कि भाई मुंह में दही जम गया हिसाब करने के नाम पे और हो कुछ रहा नहीं, फिर तो बेकार ही है। मैम बॉडी टैनिंग के लिए कुछ उपाय बताइए, मेरे हाथ पैर मेरे चेहरे से भी ज़्यादा काले हैं, मेरा चेहरा साफ़ है, प्लीज़ प्लीज़ कुछ टिप्स दीजिए मैम। देखो बॉडी टैनिंग में ना सबसे ज़रूरी 2-3 चीज़ें होती हैं। एक तो अगर आपकी बॉडी टैन हो रही है, यानी कि सूरज की सीधी किरणों के संपर्क में आ रही है, जितना हो सके ढक के रखो, ठीक है। दूसरी चीज़, जब नहाते हो तो लूफा आता है, 20-25 रुपए का आता होगा, लूफा से रगड़ो बॉडी को। और डेली में जब नहाओ तो खाली साबुन लगा के हाथ से मत करो, लूफा से रगड़ो, उससे मैल कभी जमा ही नहीं होता इतना कि आपके हाथ पैर काले दिखाई दें, ठीक है। और अगर जो ऑलरेडी टैनिंग हो चुकी, टैनिंग हटाने के लिए दही सबसे अच्छा होता है। तो दही में बेसन मिलाओ, लगातार लगाओ, धो दो, और असली टैनिंग ख़त्म तब होएगी चाहे आप कितना ही दही बेसन लगा लो और रोज़ धूप में जाते रहोगे ना खुले, कभी नहीं ख़त्म होने की। टैनिंग ख़त्म करनी है तो स्किन को ढक के निकलो, बस अपने आप नेचुरल स्किन बाहर आती है, कुछ करना नहीं पड़ेगा। नेक्स्ट और लास्ट है ये, फॉर पेरेंट्स होम रिनोवेशन हाउ मच आई शुड कंट्रीब्यूट, ठीक है। इन्होंने बोला था अंडर 50%, वॉट एवर लेफ्ट आफ्टर नेसेसरी एक्सपेंस और एनी अमाउंट यू कैन सजेस्ट। ऑल्सो अबाउट हाउ मच आई नीड टू सेव फॉर मैरिज एज आई डोंट हैव एनी काइंड ऑफ सपोर्ट फ्रॉम माई पेरेंट एंड टू बी ऑनेस्ट आई डोंट एक्सपेक्ट एनी फाइनेंशियल हेल्प फ्रॉम देम रिसेंटली। देखो तुम्हारा क्वेश्चन त्रिशा बहुत बार आया है और मैं हमेशा यही तुम्हें सलाह देती हूँ, थोड़े से प्रैक्टिकल बनो। और रही बात इसमें जो तुम पूछ रहे हो कि कितना, अगर मैं अपनी को तुम्हारी जगह रख के देखूँ ना, मैं तो सारा बचा लेती अपनी शादी के लिए, अपने ऑपरेशन के लिए। बस अगर मैं बेटी होने के नाते घर की रसोई चला रही हूँ, उनके बेसिक खर्चे बिल वगैरह पे कर रही हूँ, इतना काफ़ी है भाई। रेनोवेशन का ठेका हमने नहीं ले रखा, ये तुम्हें समझ में नहीं आती बात। मैंने कई बार समझाने की कोशिश करी लेकिन पकड़ नहीं पा रहे आप। घर को रेनोवेट करवाने का जिम्मा आपका नहीं है, तो कितना खर्च करना है ये क्वेश्चन ही बेकार है। क्यों खर्च करना है? आपको अपनी आँख के ऑपरेशन के लिए जोड़ने हैं पैसे, आपको अपनी शादी के लिए पैसे जोड़ने हैं। शादी की एज आपकी ऑलरेडी हो चुकी है, कब जोड़ोगे? तो आपको तो कायदे में जो उनकी रसोई और उसका जितना भी खर्चा आप कर रहे हो, 50% आपकी सैलरी उसमें अगर जा रही है, पूरा का पूरा 50% जोड़ना चाहिए। इसमें रेनोवेशन कहाँ से घुस गया? इसी में मैंने पीछे कहा था आपने अपनी बहन को फ़ोन दिलवाया था कहीं 17-18 हज़ार का, क्यों दिलवाया यार? तो ऐसा है, अपना आप मन बना लोगे कि हाँ भैया मुझे अपने लिए जोड़ने हैं तो वो जुड़ेंगे, फिर क्यों और कितना ख़त्म हो जाएगा वो जितने। बस आपकी जिम्मेदारी नैतिकता के नाते इतनी है कि अगर आप कमा रही हो और आपका पूरा परिवार कुछ नहीं करके दे रहा कहने के बावजूद भी, तो भैया भूखे ना मरें कि परिवार में से एक जन तो कमा ही रहा है। तो रसोई का खर्चा निकलना चाहिए टेक्निकली, बस इतना ही ज़रूरी है और कुछ ज़रूरी नहीं है। बाकी आपको अपने फ्यूचर के लिए पैसे जोड़ने चाहिए, नहीं तो सारी ज़िंदगी कमा कमा के इनका घर रेनोवेट करती रहना, इनका फ़ोन दिलवा देना और गालियाँ खाती रहना अपनी बहन भाइयों से। आपकी स्टोरी मुझे बहुत अच्छे से याद हो गई है, तो मुझे बड़ा दुख है। बस ईश्वर आपको जल्दी ही साफ साफ चीज़ों को देखकर दृढ़ निश्चय करने की शक्ति प्रदान करे, ठीक। तो यहाँ पर एपिसोड 154 के मैंने इसमें छोड़े हैं 3 क्वेश्चन जो बहुत 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 लंबे थे, बाकी मैंने दे दिए। एंड आई होप कई सारे इसमें फ़नी मोमेंट्स भी आए हैं। आई होप आपको अच्छा लगा होगा, और अगर लगा है तो कमेंट करना अगर आपके कोई क्वेश्चन हो, नहीं तो ऐसे भी
हार्ट वगैरह भेजते हो या अपनी सक्सेस स्टोरी शेयर करते हो, वो भी इम्पोर्टेंट चीज़ है। क्योंकि देखो मुझे लगता है ये चैनल मैंने बनाया लोगों की ज़्यादा से ज़्यादा मैं पर्सनल हेल्प कर पाऊँ, ठीक। और इस तरीके के चैनल को यूट्यूब ऐसे नहीं भेजेगा इधर उधर ज़्यादा, जो आप देख रहे हो उन्हीं तक पहुंचता रहेगा। तो अगर आप कमेंट करते हो या हाइप करते हो इस तरीके की वीडियो को, तो ये थोड़ा और जाएगा, हो सकता है ना। जैसे आपको मेरी लाइफ की लग रहा है कि हाँ भाई आपकी लाइफ में थोड़ा फ़ायदा हो गया मेरे से मिलने से, और भी लोग होंगे। तो मेरी कोशिश यही रहती है कि कोई भी जो अटका हुआ है अपनी लाइफ में वो निकल जाए, अटका ना रहे, चल जाए वापस, उसकी गाड़ी ट्रैक पे आ जाए, ठीक है। तो कमेंट ज़रूर करना, भले कोई क्वेश्चन हो या फिर ऐसे ही जो भी आपका मन में आए, मतलब अच्छा जो मैं पढ़ के सुना सकूँ या कुछ और मुझे पढ़ के मुझे भी मोटिवेशन मिले, तो कमेंट ज़रूर करना, ठीक है। और हाइप कर देना वीडियो को। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट एपिसोड में। टिल देन बाय, स्टे ब्यूटीफुल एंड सॉर्टेड ऑलवेज।